चैट जीपीटी को खुद बता रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे उठ के क्या कर रहे हैं, 12 बजे, 3 बजे, 8 बजे, ये सेफ है? चैट जीपीटी आपके बारे में प्रोफाइलिंग करता रहता है हर समय, जो कुछ भी आप लिखोगे। अब इससे खतरा यह है कि आपकी हर चीज़ उसको पहले से पता पड़ना शुरू हो जाएगी। एंड इवेंचुअली एआई इतना पावरफुल है कि प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि अब आप जाके ये करने वाले हैं। कई बार प्रोएक्टिव कंट्रोल भी करेगा। गिबली वाली जो सबने फोटो बनाई थी, मैंने भी बनाई थी ऑनेस्टली। जो नहीं करेगा वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है, फंसेगा वो भी। जीमेल में एक तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है और दूसरा अब एक नया आ गया पास की, तो इन दोनों में से किसे ऑन रखना चाहिए? आइडियली आई वुड सजेस्ट दोनों। सोशल मीडिया पे हमें अपने पासवर्ड को कितने दिनों में या कितने महीनों में चेंज करना चाहिए? वो पासवर्ड आपके बैंक का ना हो, बस ये ध्यान रखें, वो कोई दूसरा हो। ये चाइनीज सिम क्या है? सिम यदि मैनिपुलेटेड है और गलत इंटेंशन से क्रिएट किया गया है तो वो आपके एसएमएस फॉरवर्ड कर सकता है, आपकी कॉल फॉरवर्ड करता है, आपकी कॉल मर्जिंग भी कर सकता है किसी से साइलेंटली, आपके फ़ोन में कुछ ट्रिगर कर सकता है, आपके फ़ोन में मेलवेयर तक इंस्टॉल कर सकता है और आपकी सर्वेलेंस भी कराने के लिए इनेबल कर सकता है। क्या ऐसा भी है कि ई सिम ज़्यादा सेफ है? ई सिम स्वैप आसानी से हो जाता है कि मैंने ई सिम का क्यूआर कोड किसी और को भेजा, उसने स्कैन किया तो उसमें चला गया, आपका हट गया, तो रिस्क ये है। एक स्कैम आजकल बहुत चला हुआ है कि व्हाट्सएप पे आपको एक अननोन नंबर से एक फ़ोटो आएगा और आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे आपका फ़ोन हैक हो चुका होगा। तो जितने ये केसेस हुए सेक्सटॉर्शन वाले या डिजिटल अरेस्ट वाले, कई बार +92 नंबर ही इस्तेमाल हो रहा था। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ही पैसा है, यदि आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके बेच सकते हो कहीं तो क्यों नहीं लेगा इन्फॉर्मेशन। कॉल मर्ज अगर हम करते हैं किसी अननोन नंबर से तो वो ओटीपी देने का एक जरिया बन सकता है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। कभी सोचा है आपने कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद कहाँ जाते हैं? क्यों बड़े से बड़ा आतंकी हमारे सामने ही कोई गुनाह करता है और फिर उसके बाद कहीं आराम से क्राइम वाले जंगलों में छुप जाता है और उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है? अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि भाई ये भी तो किसी तरह से अपने आसपास के लोगों से ही सही कम्युनिकेट करते होंगे, ये भी मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, इनके पास भी ईमेल होता होगा, क्योंकि आज की दुनिया में बिना इसके तो रह पाना किसी का भी असंभव है। आज इसी को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक कम से कम पहलगाम के जो आतंकी हैं वो अभी तक पकड़ के बाहर हैं। उम्मीद ये कर रही हूँ कि जब तक ये पॉडकास्ट आपके सामने आएगा शायद तब तक वो पकड़ में आ जाए, लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? बड़े आराम से हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई हैं, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है यही आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो बड़ी बड़ी एजेंसीज की भी मदद करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, बहुत से क्रिमिनल्स को उन्होंने पकड़वाया भी है, तो ये आतंकियों के दिमाग में, क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा होता है बखूबी वो समझते हैं। आज मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ऑथर अमित दुबे जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू एसकेटी। अमित जी, आज दूसरी बार हमारी बातचीत हो रही है मेरे पॉडकास्ट में, और पिछली बार जो हमने शुरुआत की थी वो कहानी से ही की थी। क्या ऐसी कोई आतंकियों वाली कोई कहानी आपके पास है या आपने ऐसा कोई केस सॉल्व किया हो या देखा हो उनको करीब से? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो जिस घटना का आपने जिक्र किया पहलगाम का, मैं इस तरह की सिचुएशन और घटनाओं को पहले भी देख चुका हूँ। ये ज़िंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया जानती है कि निर्दोष लोगों को हमेशा इसी तरीके से मारा गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तभी हो सकती हैं जब इनसाइडर कोई हो, इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो, नहीं तो नहीं हो सकती ये। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपने देखे होंगे कि पहले जब ईमेल और व्हाट्सएप और याहू इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई तो पुलिस को काफ़ी दिक्कत हुई कि भाई हम कैसे पता करें कि इसके अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या हुआ वो तो देता नहीं है लोग है। फिर धीरे धीरे ऑफेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज़ होनी शुरू हुई। अभी ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो बिना इंटरनेट यूज़ किए। आपको सिम नहीं चाहिए, आपको
वाईफाई नहीं चाहिए और आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कई सारे एप्लीकेशंस होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, जैसे आपका फ़ोन में जो वाईफाई ट्रांसमीटर रिसीवर है वो अपने आप में एक हॉटस्पॉट बन सकता है, वो अपने आप में टावर की तरह काम कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मैश नेटवर्क बनाया जाता है। मैश नेटवर्क का मतलब है कि इस एरिया के अंदर, नोएडा के अंदर मान लीजिए आप 100 लोगों के अंदर ये फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल दी और उन 100 लोगों से कहा कि दिन में एक बार मिलना है या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पस से, वो आके मिलेंगे। सपोज़ एक मॉस्क में नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो उनका डेटा सिंक हो जाएगा। डेटा सिंक हुआ, वो वापस जाएंगे तो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वो उन मोबाइल पे पहुँच जाएगी, क्योंकि वो तो डिस्पैचर है, वो इन्फॉर्मेशन जिसको जहाँ से पहुँचनी वहाँ पहुँच जाएगी। तो कैसे? आप फिर से देखिए, आप मेरे यहाँ से वाईफाई के अंदर 50 मीटर पे कोई बंदा है, हाँ, तो मेरा डेटा उससे सिंक हो जाएगा। हाँ, मैं उस इन्फॉर्मेशन उसको नहीं भेजना चाह रहा हूँ, मैं भेजना चाह रहा हूँ आपके घर में किसी को। आपके घर में एक बंदा है जिसके पास मोबाइल है, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। पर चूंकि आप और मैं मिलते हैं कहीं, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए एप्लीकेशन में डाल दिया, पर जब हम मिलेंगे एक दिन में तो वो आपसे सिंक होगा और जब आप वहाँ जाके अपने घर जाओगे तो वो उससे सिंक हो जाएगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस बीच में ना तो कोई टावर यूज़ हुआ है, ना वाईफाई यूज़ हुआ है, सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल ही कम्युनिकेशन हुआ है। फिर से समझाऊं मैं आपको? वो ऐप के थ्रू हो रहा है। हाँ। पर ऐप तो इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, डेटा चाहिए आपको। नहीं, यही तो मैं समझाने की कोशिश मतलब मुझे ये लगता है कि अगर शालिनी को अमित दुबे से कांटेक्ट करना है तो या तो मुझे फोन कॉल करनी होगी या व्हाट्सएप कॉल करोगे। आप जब आईफोन से इमेजेस ट्रांसफर करते हैं, हाँ, तो बिना वाईफाई के भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते राइट, हैं। हाँ, ये इस तरह का कम्युनिकेशन। तो यदि मैं कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे अंदर वाईफाई ट्रांसमीटर रिसीवर है तो वो उससे सिंक कर सकता है। करेक्ट? हाँ, ट्रू, द वे वी सिंक पिक्चर्स। हाँ, एक बार डेटा मेरे उससे सिंक हुआ, फिर वो जहाँ जाएगा वो उससे सिंक हो जाएगा, फिर वो वहाँ जाएगा उससे सिंक हो जाएगा। सो इवेंचुअली तो इन्फॉर्मेशन पहुँच गई ना। हाँ। तो ये मेथड वाया होता है। इसको बोलते हैं मैश नेटवर्क। और कई सारी, मैं नाम नहीं लूँगा ऐप्स हैं जो ये अचीव करते हैं। अब ये होता क्या है कि इसमें एक पैटर्न जरूर यूज़ होता है कि उन लोगों को एक बार मिलना जरूर पड़ेगा, तभी तो डेटा सिंक होगा, तब वो जब फिर स्प्रेड होगा जहाँ जहाँ जाएंगे। सो वहाँ पर ये लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके फ़ोन में एक रिलीजियस ऐप है और वो एज ए टूल यूज़ हो रही है, उनको भी नहीं पता होता। आपको डलवा दी, हाँ, आप तो उसमें कुछ और कर रहे हैं, तो पर वो एक्चुअली हेल्प कर रही है क्रिमिनल्स को टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन विदाउट सिम कार्ड, क्योंकि वो एज ए हॉटस्पॉट बन गई ना। अब मैं उससे सिंक करूँगा, वो फिर जब घर जाएगा तो घर के आसपास कोई ऐसा मेरा टारगेटेड बंदा है जिसको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पहुँच जाएगी। तो वो एज ए टूल यूज़ हो गया और उसको पता भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हज़ारों लोग हों, लाखों लोग हों जो इस सिस्टम में मदद कर रहे हों क्रिमिनल्स की या टेररिस्ट की, और उन्हें पता भी नहीं है बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ये रिस्क है। और यदि ऐसा होता है तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे पकड़ें, क्योंकि अव्वल तो उन्हें पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन कौन सी है, और यदि पता है और ढूंढने जाएंगे तो कौन अपना फ़ोन दे देगा देखने के लिए। फिर तो पर्सनल प्राइवेसी की बात शुरू हो जाती है। लेकिन अमित जी, आपने जैसे कहा मैं उन ऐप्स का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब उनका नाम क्या है ये तो आपको मालूम ही है। तो मतलब जैसे आपको मालूम मुझे जिनका है, नाम पता है वो तो पब्लिकली अवेलेबल हैं, पर ऐसी पब्लिक ऐप थोड़ा ना यूज़ करते हैं टेररिस्ट। वो तो अपनी खुद बना लेंगे ना। टेक्नोलॉजी जब रेडी है, हाँ, भाई उनको यदि व्हाट्सएप जैसा कुछ बनाना है तो व्हाट्सएप जैसा कुछ बना सकते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, ट्रू। सो वो क्या बना के इस्तेमाल करेंगे, वो उसका नाम क्या दे देंगे, वो कुछ रिलीजियस ऐप दे देंगे ना, ताकि आप उस पर शक ना करें या आप उस पर इंक्वायरी ना करें। प्रॉब्लम ये है उसका रूप क्या होगा। मैं जिनका नाम लूँगा वो एज इट इज़ आप ढूंढोगे फ़ोन में तो वो नहीं इस्तेमाल हो रही होंगी बाई टेररिस्ट। उतना तो अक्लमंद वो भी हैं। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। कल जब हमारी बात हो रही थी अमित जी, तो आपने एक चाइनीज़ सिम का भी जिक्र किया था। हाँ। तो मतलब हम जो साधारण लोग हैं हम तो इंडियन सिम ही लेते हैं, हम जाते हैं और आपका आधार कार्ड फ़ोटो दे के सिम ले लेते हैं। तो ये चाइनीज़ सिम क्या है? सिम तो देखो इंडियन ही होती है, पर वो मैन्युफैक्चर चाइना में हुई है। अच्छा। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड सिम है उनकी बात कर रहा था मैं।
तो एक गाइडलाइन थी इंडिया की कि हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड सिम यूज़ नहीं करेंगे। पर हुआ क्या कि, और टेलीकॉम ऑपरेटर को एक गाइडलाइन थी कि आप सिम मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सिम बहुत पावरफुल चीज़ होती है। सिम के अंदर एक जावा एप्लेट भी रन करता है। सिम सिर्फ एक डम आइडेंटिफिकेशन RFID सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी होता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। सिम यदि मैनिपुलेटेड है और गलत इंटेंशन से क्रिएट किया गया है, तो वो आपके SMS फॉरवर्ड कर सकता है, आपकी कॉल फॉरवर्ड करता है, आपकी कॉल मर्जिंग भी कर सकता है किसी से साइलेंटली, आपके फ़ोन में कुछ ट्रिगर कर सकता है, आपके फ़ोन में मेलवेयर तक इंस्टॉल कर सकता है, और आपकी सर्वेलेंस भी कराने के लिए इनेबल कर सकता है। सिम इतना ख़तरनाक होता है। अब उस वजह से ये गाइडलाइन बनाई गई कि भाई चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड हम सिम यूज़ नहीं करेंगे। पर चाइना बहुत स्मार्ट खेलता है। चाइना ने अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग देशों के थ्रू अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें सप्लाई करना शुरू कर दिया। हो सकता है वो ताइवान से आ रही हो सकता है वो किसी और कंट्री से आ रही हो, हाँ। वियतनाम से आ रही हो। तो ये जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, पर वो किसी और कंट्री के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं। और हमने अभी नोटिस किया कि इंडिया में बहुत संख्या में चाइनीज़ सिम यूज़ हो रहे हैं, जिसमें वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड हैं। और इस वजह से एकदम से बवाल शुरू हो गया कि अब ये भी हो सकता है कि चाइना मॉनिटरिंग कर रहा हो किसी की, कर ही सकता है। तो अभी सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, गाइडलाइन और बनाई जाएंगी कि या तो सिम बदले जाएं सबके, ऑपरेटर्स को भी दिया गया, या फिर ई-सिम का प्रोविज़न डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें अभी एक्शन में आएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि, और बिल्कुल इग्नोरेंटली हो रहा था। तो हो सकता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जानबूझ के भी किया हो, कई बार कॉस्ट वॉस्ट बचाने के चक्कर में, कई बार उनको पता भी हो कि वहाँ से, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकतर उनको नहीं पता होगा, क्योंकि वो अलग चैनल के थ्रू आ जाते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे डिवाइसेस हमें नहीं पता कि चाइना मैन्युफैक्चर्ड है। हो सकता है उस पर मेक इन इंडिया लिखा हो और वो भी चाइना ने लिख के दे दिया हो। हाँ। वो भी होता है। तो आप उस चाइना को पता नहीं कि अभी इनके यहाँ नेशनलिस्टिक अप्रोच चल रही है, तो हम सब नेशनलिस्ट बना देते हैं। हाँ। वो वैसे ही खेलते हैं आपके दिमाग के संग। उनको इस बात में कोई प्राइड नहीं है कि मेड इन चाइना होगा तभी बेचूंगा मैं, और हम मेड इन इंडिया बेच देंगे। हाँ। पैसा मिलना चाहिए। तो अभी अंदाजन इंडिया में ऐसे कितने चाइनीज सिम एक्टिवेट होंगे? बहुत हो सकता है। मतलब देखिए, इंडिया में करीब 80 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं, और अधिकतर लोगों के जो सिम कार्ड हैं मेरे ख्याल से वो 6-7 साल पुराने हैं। तो ये देखा गया है कि ये उस पीरियड में ज़्यादा चाइनीज़ सिम आए। तो यदि जितने लोग भी उतने हैं, उनके तो चांसेस हैं कि चाइनीज़ सिम ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। संभवतः मेरे फ़ोन का भी चाइनीज़ हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके फ़ोन का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब अमित दुबे भी ये चेक नहीं कर सकते हैं कि उनका सिम और चाइनीज़ है या सबसे बड़ी बात है इंडियन। कि उसको सीधे देख के चेक नहीं किया जा सकता। उसको आपने एक प्रोसेस के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा, तब समझ में आता है। तो अच्छा। अब आप हर किसी एक का टेस्ट करने में जाओगे तो आधा घंटे 1 घंटे का एफर्ट है। तो इसलिए ये भी नहीं है कि आप टेस्ट कर करके रिजेक्ट और सब एक्सेप्ट करते रहो। तो इसलिए गवर्नमेंट को गाइडलाइन देनी होगी कि भाई सबके चेंज कर दो। अब यदि हम नहीं देख पा रहे हैं कि किसका है किसका नहीं है, और हमारे सिस्टम में 1 करोड़ सिम भी ऐसे हैं जो चाइना के हैं, तो भी रिस्क है। वो 1 करोड़ लोगों में कई लोग गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, MEA में हो सकते हैं। तो ये एक डर रहता है। इसलिए कम से कम उन लोगों को तो ये तुरंत गाइडलाइन आ जाएगी कि अपने सिम चेंज कराइए। पर होता क्या है कि जैसी ऐसी कोई नई गाइडलाइन आती है ना, क्रिमिनल भी एक्टिव हो जाते हैं। वो उस चीज़ को यूज़ करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हो सकता है आपको कल फ़ोन आ जाए कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, वोडाफोन से बोल रहा हूँ, या जो भी है आपका सिम कार्ड, और आपका सिम चेंज होना है क्योंकि वो तो चाइनीज़ सिम है। अच्छा। अब आपने दिमाग में बैठ गया है कि अमित दुबे ने बोला था तो करना तो है ही। हाँ तो सर अभी हम क्या करते हैं, आपको एक लिंक भेजते हैं, वो कर दीजिए तो आपको सिम डिलीवर हो जाएगा नया वाला। गॉड। तो आप फंस गए। ये भी होगा। तो कोई भी चीज़ को जो डरा सकती है आपको, वो इस्तेमाल करके क्रिमिनल अपना काम भी, अपना उल्लू तब भी सीधा कर लेता है। तो इसलिए प्लीज़ पैनिक ना होना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ हाँ, गाइडलाइन जब गवर्नमेंट की आ जाएंगी तो उस हिसाब से चली चलना, जाएगा। लेकिन किसी भी ऐसा रैंडम कॉल पे भरोसा नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। आप प्रॉपर वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस के संग ही चीज़ें करें,
सिर्फ कॉल पे आपने कहा कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो ई सिम आ जाएगा, तो नहीं। आपको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अधिकतर लोगों को ई सिम के बारे में नहीं पता, ई सिम होता क्या है। तो ये हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ जब 200-250 लोगों की, तो पता पड़ा कि 200 लोगों को नहीं पता कि ई सिम क्या है। इसके साथ मैं चाहती हूँ आप ये भी बता दीजिए कि क्या ऐसा भी है कि ई सिम ज़्यादा सेफ है, फिजिकल सिम जो होता है वो कम बिल्कुल। सेफ है, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, देखिए, ई सिम पहले होता क्या, सेफ और अनसेफ तो हम सब इंटेलिजेंट समझ जाते हैं। ई सिम इज ए QR कोड। आपका जो फिजिकल सिम है वो एक QR कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उसको आईफोन से स्कैन करोगे तो वो सिम आपके फ़ोन में आ जाता है। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन भी है जो सपोर्ट करते हैं ई सिम, उससे स्कैन करोगे तो वो सिम आ गया। तो अब आपको फिजिकल चिप सिम वाले सिम की ज़रूरत नहीं है। आपके आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है, तो उसमें 2 सिम रख सकते हैं। फिर आप एक ई सिम रख लीजिए, एक कोई दूसरा फिजिकल सिम रख लीजिए, ये भी हो सकता है। ई सिम स्वैप आसानी से हो जाता है कि मैंने ई सिम का QR कोड किसी और को भेजा, उसने स्कैन किया तो उसमें चला गया, आपका हट गया। तो रिस्क ये है, आपका फिजिकल सिम स्वैप करना दिक्कत होगी किसी को, क्योंकि फ़ोन चाहिए, फिर निकालेगा, आप डालेगा। लेकिन ई सिम कहीं भी गलती कर दी और वो ईमेल में पड़ा था आपके और ईमेल लीक हो गया, हैक हो गया ईमेल, या आपने किसी के संग व्हाट्सएप पे कभी शेयर कर दिया और रिस्क हो गया, तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी है कि ई सिम कोई चीज़ जब कन्वीनियंस देती ना, तो एक अलग लेवल रिस्क दे देती है। सेफ्टी ये है कि चाइनीज़ नहीं हो सकता ई सिम, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है। सेफ्टी है कि अब वो सिम हैक नहीं हो सकता, सिम के अंदर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप खुद ही ई सिम किसी को दे दिए गलती से, वो रिस्क है। तो ई सिम क्रिएट कैसे होता है? तो नॉर्मली जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है कि आप अपने नंबर से एक SMS भेजेंगे, सपोज एयरटेल को, ई सिम स्पेस ईमेल ID, वो आपके नंबर से ही जाना चाहिए। जब वो जाता है तो वहाँ से रिस्पांस आएगा कि आपने वो जो 121 या जो उनके वो नंबर होते हैं उन्हीं पे जाएगा। फिर उसके बाद वापस आएगा तो कि यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर ई सिम, तो 1 प्रेस करके रिप्लाई कर दीजिए। तो जब आप कंफर्मेशन देते हो तो आपने जो पहले ईमेल ID दिया हुआ उस पर आपका सिम आ जाता है, QR कोड आ जाता है। अब उसको आप स्कैन कीजिए, आपका सिम चलने लगा। तो इस तरह का प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा अलग अलग ऑपरेटर के लिए, लेकिन इस चीज़ को भी लोग यूज़ कर लेते हैं आपको हैक करने के लिए। सपोज़ आपको नहीं पता कि ई सिम क्या होता है, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता। उनको कॉल आता है कि अरे आपको पता है ट्राई की गाइडलाइन आई है कि सिम वेरिफिकेशन करना है। हाँ, आपको तो पता होगा साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है और इस वजह से ट्राई ने गाइडलाइन दी। हाँ साहब, पता तो है। तो अभी तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है कि सबके जो 7 साल पुराने सिम कार्ड हैं चेंज कर दिए जाएँ। तो आपका तो पुराना है, आपका तो चेंज होना पड़ेगा, और वो या नहीं वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, KYC के लिए बोलेगा वो। तो आपको यार लिखते मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी कैसे? अरे आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक SMS आएगा, उस पर आप 1 लिख के भेज देना, बस हो गया काम। तो जो पहला SMS होगा आपका जिसमें वो ई सिम स्पेस ईमेल ID गया, वो हो सकता है उसने स्पूफ कर दिया हो, वो आपके नंबर से SMS भेज, मैंने आपको बोला था पिछली बार कि कोई भी आपके नंबर से SMS भेज सकता है, आपकी ईमेल से ईमेल भेज सकता है, आपके नंबर से कॉल भी कर सकता है। उसको बोलते हैं स्पूफ कॉलिंग, स्पूफ SMS या स्पूफ ईमेल। अब रिस्पॉन्स लेकिन आप ही को आएगा, कोई बंदा भेज तो सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो जब रिसीव करोगे आप, उससे पहले आपको ये कन्विंस कर दिया गया कि ये तो KYC के लिए है, तो आप उस पर 1 लिख के वापस का भेज दोगे। पर चूंकि पहला SMS तो उसने भेजा था, तो ई सिम उसको आ जाएगा, वो स्कैन करेगा और आपका सिम गया उसके पास और आप ख़त्म। एक बार सिम गया तो लाइफ गई। हाँ। इतना बड़ा रिस्क है। तो जिन लोगों को नहीं पता, पहले तो सरकार को प्रोएक्टिवली बताना पड़ेगा कि भाई ई सिम तरह की कोई चीज़ है और इस तरह से उसको क्रिएट किया जा सकता है, वरना सिर्फ इसी इल्यूजन में लोग लुट जाएंगे कि कोई नई KYC प्रोसेस। एक स्कैम आजकल बहुत चला हुआ है, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी पता होगा। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए भी कि व्हाट्सएप पे आपको एक अननोन नंबर से एक फ़ोटो आएगा और आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे आपका फ़ोन हैक हो चुका होगा। अब क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता होगा शायद इस हैक के बारे में, अदरवाइज आप अभी आगे बताएंगे। अब मेरा सवाल ये कि मुझे तो ये पता चल चुका है कि भाई अननोन नंबर से फ़ोटो आएगी तो मुझे वो डाउनलोड नहीं करना है। तो क्या अननोन नंबर से ही फोटो आएगी तभी मेरा फोन रिस्क पे? नोन नंबर से भी तो आ सकती है। हाँ, मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ। और मुझे तो मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा कोलीग अगर कोई फोटो भेजता है, यदि ऐसा ही होना है तो आपका कोई दोस्त है, उसको एक अननोन नंबर से आई थी, हाँ, और उसका हैक हुआ, हाँ,
अब आपको नोन नंबर से आएगी, उसका तो हैक हो चुका है। ओके तो आप कोई कैसे पता कि ये क्रिमिनल सीधे पहला अटेम्प्ट कर रहा है, उससे पहले वो आपके आसपास 4 लोगों के हैक करके फिर आपको भी तो भेज सकता है ना। हाँ सो नोन नंबर या अननोन नंबर वाली बात नहीं है। पहले मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करूँ कि ऐसा नहीं अमूमन होता है कि इमेज आई और पैसे निकल गए, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो देखिए इमेज आई और व्हाट्सएप हैक हो गया, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि स्टेगनोग्राफी से लिंक कोई वल्नरेबिलिटी थी जो शायद फिक्स भी हो गई थी। पर यदि व्हाट्सएप हैक हो भी गया तब भी आपके पैसे नहीं निकल सकते। पैसे कैसे निकलेंगे, सोचिए जरा। ओटीपी उस पे आ सकता है। व्हाट्सएप पे तो आता नहीं, बैंक का ओटीपी तो अभी हाँ ट्रू। अलग ही आता। तो हाँ। मुझे क्लियर मोडस ऑपरेंडी जब तक नहीं होती ना, मैं ऐसे सीधे एंडोर्स नहीं कर देता कि नहीं डर जाओ डर जाओ। क्यों डर जाओ? मुझे बताओ कि जब तक इमेज से पैसे कैसे निकलेंगे। हैक हो सकता है लेकिन पैसे नहीं निकल सकते, वो भी व्हाट्सएप हैक होगा क्योंकि इमेज व्हाट्सएप पे आई है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि फ़ोन हैक हो, जैसे पेगासस ही आ गया, वो वाली कहानी अलग है। पर इस तरह के जो मेलवेयर होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। एक एक मेलवेयर एक एक अटैम्प्ट के लिए 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ ले लेता है। माय गॉड। तो वो ये तो नहीं यूज़ करेंगे ना जामताड़ा वाले कि साहब भेजा और 25,000 रुपये निकाल लिए, अब 10,000 रुपये, उसके लिए तो संभव नहीं है। क्योंकि पर फ़ोन के लिए होगा उतना, मतलब जो मेलवेयर है उसकी कॉस्ट ही इतनी होगी। तो पहले तो इमेज आई और फ़ोन हैक होना नहीं है, कुछ और हुआ होगा। अब हुआ क्या होगा, जो पॉसिबिलिटीज़ मैं बताता हूँ। होता क्या है कि इमेज आती है और फिर आपसे कुछ इंस्टॉल कराया जाता है। या तो कि इमेज को व्यू करने के लिए आपको एक प्लेयर इंस्टॉल करना है कि भाई ये आपके पास प्लेयर नहीं है। कई बार होता है ना, वीडियो देखना है तो आपको प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये इमेज देखनी है तो आपको प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने कहा कर लेते हैं क्योंकि आप इस हद तक क्यूरियस हैं। जब आप प्लेयर इंस्टॉल करते हो वो प्लेयर मेलवेयर होता है, उसकी वजह से पैसे निकलते हैं क्योंकि वो अब OTP बाहर भेज रहा है, वो डेटा चुरा सकता है आपका अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल। बट इमेज से ही क्लिक करके सीधे नहीं होगा कि आपने इमेज क्लिक करने बंद कर दिया ज़िंदगी में। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट यू शुड ऑलवेज नो कि उसके बाद उसने आपसे कुछ आगे करने को कहा कि इंस्टॉल कर लीजिए, या कोई QR कोड खुल गया उससे इंस्टॉल कर लीजिए। QR कोड भेज के भी मैं कुछ इंस्टॉल करा सकता हूँ, आपको लिंक आएगा, आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर जिनको पता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो तो रुक जाएंगे ना कि यार ये तो गड़बड़ है। सो थोड़ा सा समझ लेना कि अंतर सिर्फ ये नहीं है कि सब क्लिक किया और पैसे निकले, ऐसा नहीं हुआ होगा। और वो मैंने न्यूज़ देखी, कई लोगों ने वीडियो बना के बहुत व्यूज़ भी अचीव कर लिए। हाँ। पर लकीली मैंने नहीं बनाया है। पर वो सच नहीं है, वो पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि वो 1-2 ही केसेस हुए, एक ही रादर MP वाला केस है जो सब जगह बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली उस बंदे ने आधी चीज़ बताई है, आधी नहीं बताई है, और उसके बाद डेफिनेटली उसने कुछ इंस्टॉल किया ही होगा। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि इमेज क्लिक करके ये हो सकता है कि व्हाट्सएप हैक हो जाए, यदि वल्नरेबिलिटी कोई है तो। ऐसा भी नहीं कि हर किसी का हो ही जाएगा, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो। कोई आई और वो वल्नरेबिलिटी नॉर्मली फिक्स भी जल्दी हो जाती है। ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी आती है ना, तो व्हाट्सएप को जैसे ही पता पड़ता है वो पैच अपडेट कर देते हैं। तो और व्हाट्सएप हैक हो भी जाए तब भी मेरा पैसा नहीं निकलेगा, ये मुझे पता है। पूरा फ़ोन हैक करना तभी संभव है जब मैं फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर दूँ। अच्छा, चाहे आईफोन में तो वैसे भी आप बाहर की कोई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल कर नहीं सकते, लेकिन आप एंड्रॉयड में यदि करते भी हैं तो आपको कम से कम 5 बार ऐसा पॉपअप आएगा कि ये क्या कर रहा है भाई। मतलब ऐसा वाला कि आर यू अलाउइंग दिस एक्सेस, वार्निंग तो आती है ना आपको, सिक्योरिटी सिस्टम आती है हाँ कि आप ये एक्सेस दे रहे हो SMS का, आर यू ओके विद दिस। और ये सबसे पहले तो अननोन सोर्स से एप्लीकेशन आ रही है, तो आपको सेटिंग्स में जाके पहले इनेबल करना होता है कि मैं रेडी हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए, भले ही अननोन सोर्स से। तो ऐसे 2-3 चेंजेस करके ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाते हो। अब भी नहीं चेते तो फिर तो ये होना ही था। मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पैनिक ना हो। हाँ, पर लोग कर देते हैं, ये मुझे पता है कि लोग ये सारा कुछ करके, कई बार अननोन सोर्सेज वाली जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, तो वो वाला शायद वार्निंग ना भी आए क्योंकि आपने ऑलरेडी वो नहीं किया। तो ये कर लें पहले, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर वो डिसेबल कर दें कि कोई भी एप्लीकेशन अननोन सोर्सेज से आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। तो उसमें ऑप्शन होगा, वो आप डिसेबल कर देंगे तो वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई APK फाइल आई, जैसे wedding.apk आए थे, शादी के कार्ड, और लोग लुट गए। वो इंस्टॉलेशन फाइल है, आप उसको क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाती है आपके फ़ोन में। पर वो भी जब इंस्टॉल होती होगी तब भी वो अननोन सोर्सेज वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ता होगा। हाँ, पर लोगों को शादी में जाने का इतना जुनून है कि वो सारी सेटिंग्स इनेबल करके और वो अलाउ करके सारे परमिशन इंस्टॉल कर लेते हैं।
मैं चाहती हूँ आप फिर से एक बार व्यूअर्स को बताएं एक लाइन में सिर्फ कि इस कॉन्वर्सेशन में अगर वो कहीं भटक गए हो या खो गए हो, मैं चाहती हूँ आप एक लाइन में बताएं कि व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फोटो आ रही है, अननोन नंबर से भी आ रही है और आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो भी आप लुट नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं क्लियर बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। चाहे वो नोन या अननोन नंबर कहीं से भी कोई इमेज आती है, आप इमेज खोल के देख के नहीं लुटेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर उस इमेज के बाद आपसे कुछ और कराया जा रहा है, ये ध्यान रखिए। उतने तो अक्लमंद आप हैं ही। बेसिकली आपने कुछ फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, बेसिकली आपने कुछ कोड डायल नहीं करना है, बेसिकली आपने कोई QR कोड स्कैन करके आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि वो यही 3 चीज़ें हैं जहाँ से रिस्क होता है। तो यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो सिर्फ इमेज से कुछ नहीं होने वाला। एक और सवाल आपके लिए अभी अभी आया है मेरे फ़ोन में, मैं बहुत देर से चेक भी कर रही थी, आपने नोटिस अगर किया हो। ये एक नया फ्रॉड है, आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा, ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ पॉडकास्ट में। ये खबर चल रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं न्यूज़ चैनल का तो नहीं दे पाऊंगी वीडियो मेरे व्यूवर्स को, पर ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान की ISI भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी निकालने के लिए भारतीयों के रूप में सेना के तौर पे मैसेज भेज रहे हैं या वो कॉल कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने ही दी है। ओह माय गॉड। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये टीवी पे चलना शुरू हो चुकी है अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल मैंने एक मेरा पॉडकास्ट आया, उसमें मैंने ये बताया और लिंक्स भी बताया मैंने, मैं लिंक बता देता हूँ आपको भी। हाँ। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये पिक हुआ है। हुआ क्या है कि मुझे एक JNK के ऑफिसर ने भेजा था, तो मैं ड्यूरिंग माई रिकॉर्डिंग मैंने वो बोला, मैंने कहा साहब देखिए ये तरीके और इस्तेमाल हो रहा है, आई विल रीड इट फॉर यू ऑल्सो, सेम मैसेज। तो पहलगाम टेरर अटैक थीम टिकवा यूज्ड बाय पाकिस्तानी लिंक्ड APT 36 इन क्रेडेंशियल्स फिशिंग कैंपेन टारगेटिंग इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफेंस पर्सनल। ये APT 36 क्या होता है? एक APT ग्रुप जो होते हैं ना, वो राष्ट्र द्वारा पोषित हैकिंग ग्रुप होते हैं जिनको कोई देश पैसा दे रहा हो। तो आप गूगल करेंगे कि चाइना के APT ग्रुप बताइए तो कम से कम 40 आ जाएंगे, पाकिस्तान के 25 आ जाएंगे। ये ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा APT ग्रुप होते हैं, टर्की, ईरान, रशिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, सबसे ज़्यादा APT ग्रुप यहाँ के एक्टिव है। इंडिया के 1-2 मिलेंगे आपको, लेकिन इनको वो देश पैसा दे रहे होते हैं कि आप दूसरे देशों पर अटैक करो, और इनका चूँकि एनिटीज़ नहीं होती तो उनको उनके सिग्नेचर और पैटर्न के हिसाब से एक नंबर दे देते हैं हम लोग कि APT ये है, APT 11 है, APT 12 है, APT 36 है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया गया है कि APT 36 चाइना का एक्टिव हुआ है और वो कैंपेन चला रहा है इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सनल को टारगेट करते हुए। क्या क्या कैसे चला रहा है? वो ईमेल फिशिंग या व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है जिसमें जो टाइटल होगा वो होगा रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक .pdf। एक PDF आ रही है, रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक। अब इस समय चूंकि ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है तो हर आदमी वो खोलना चाहता है, देख लेता, वो बहुत सारी चीज़ें चेक नहीं करता। दूसरा, तो इसमें जो लिंक बनाया गया है वो है HTTPS लिंक है jkplus.gov.in, उसमें आगे लिख दिया .kashmirattack.exposed service home, ऐसे करके लिंक है। अब इसमें आप लिंक देखोगे तो लिंक जो एक्चुअल लिंक है वो है kashmirattack.exposed, पर उसके आगे सब डोमेन बना के उसको gov.in डाल के ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि सरकारी लिंक है, पर ये सरकारी लिंक नहीं है। तो ये आप कई बार देख के गड़बड़ियाँ कर जाएंगे। ये जो आप ऊपर वाला लिंक देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं, इस तरह के लिंक भेजा रहे हैं। और बहुत सारे मुझे IP एड्रेस और ये सारे ऑफिसर ने भेजा, उन्होंने कहा ये सब चल रहा है। फेक डोमेन्स मिमिकिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंडियन एयरफोर्स रजिस्टर्ड यस्टरडे। 24 अप्रैल 2025 को ये डोमेन रजिस्टर हुआ है, मतलब कि यस्टरडे की बात है, तो अच्छा अभी थोड़ा सा एक हफ्ता हो गया। jkpolice.gov.in, kashmirattack.exposed, IAF.nic.in, उसमें nic.in का भी सब डाल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया.org करके डोमेन बनाया गया है। तो उनके IP एड्रेसेस क्या हैं, और ये सारे के सारे बुल्गारिया में रजिस्टर्ड हैं, तो ये बुल्गारिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें और भी तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिवाइज्ड SOP फॉर वेबएक्स मीटिंग MOD कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो ऑनलाइन वेब मीटिंग होती है उसके लिए कोई SOP बनाया है, तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख लेते हैं, बट ये तो फर्जी मेल है। उसका सब्जेक्ट लाइन होगा फिशिंग अलर्ट फॉरवर्ड अर्जेंट टेक्निकल रिव्यू मीटिंग, लेटर टू SHQs SOPs फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज बाय डिफेंस सर्विसेज, अवार्ड मेडल डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी सब्जेक्ट लाइन टारगेट यूज़ हो रही हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर अंडर PH3 ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर्स, रिक्वेस्टिंग फॉर रिलीज ऑफ पेमेंट अगेंस्ट जैम कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर DP एक्सटेंशन अंडर फोर्स मेजर, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ IPs जहाँ से ये अटैक ओरिजिनेट हो रहा है।
तो ये कैंपेन दो तरीके से होती है। एक कि ये बहुत अच्छा मौका होता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप क्यूरियस होते हो एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, तो आप ये तो छोड़िए डिफेंस एंड उसके लिए तो खैर एपीटी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं वो भी आपको कोई पीडीएफ वीडियो भेजना शुरू करेंगे कि ये तो ब्रेकिंग है कुछ, और आप शायद फॉलो कर लोगे। हाँ, पर अमित जी मैं जो बता रही हूँ, आप चाहें तो मैं ये आपको सुना सकती हूँ। हाँ जी। और ताकि हम उसके बाद मुझे तो म्यूट करना पड़ेगा। हाँ। ये डायरेक्ट फ़ोन कॉल जा रही हैं अब, हाँ हाँ, मतलब कॉल्स हो रही हैं आईएसआई एजेंट के थ्रू सिविलियंस को। आप अगर चाहें तो खोल के सुन सकते हैं। तो ये ऐसे फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, ये नॉर्मल क्रिमिनल है? हाँ नहीं, नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है तो ऐसा एजेंट ही। देखिए ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल क्रिमिनल क्यों मांगेगा? हाँ। वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि जो ट्रेन के मूवमेंट्स हैं, बिकॉज जब भी कोई आर्मी मूवमेंट्स होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, वो ट्रेन के थ्रू ही होगा। वो मूवमेंट चेक करने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है वो कि किस गाड़ी से गए हैं, कौन गया है अभी। तो बेसिकली घुमा फिरा के निकालने की कोशिश कर रहा है कि मूवमेंट्स की लोकेशन मिल जाए। तो डेफिनेटली आईएसआई एजेंसी होंगे, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आम क्रिमिनल को लेके क्या फ़ायदा। हाँ। और ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो कॉलिंग हो, जिसको विशिंग बोलते हैं हम, VISHING, विशिंग कि वॉइस बेस्ड फिशिंग, कि आपका भरोसा जीत के आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना, या फिर डायरेक्ट हैकिंग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं। मतलब साइबर वॉर में ये नहीं कहता कि एक टाइम पर शुरू होता है, साइबर वॉर इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो होता ही रहता है। मौका देखते रहते हैं, हाँ आप ये यूज़ कर लो। अभी चूँकि पहलगाम वाला मैटर हुआ है तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और लोग चूँकि उस कॉन्टेक्चुअली सोचते हैं तो उस चीज़ को खोल लेंगे या क्लिक कर देंगे या इंस्टॉल भी कर लेंगे, या कोई PDF के अंदर मैक्रोज इनेबल करके कुछ वायरस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हैं बिकॉज लोग इस समय बहुत शॉक में हैं, दे आर फॉलोइंग दिस न्यूज़ कंटिन्यूसली। हाँ। उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हम ये बात तो बीच में कट कर देंगे, तो व्यूवर्स के लिए मैं ये बताऊं कि हम जिस खबर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये दरअसल एक बच्चा है जिसने कहीं एडमिशन लिया था और अब वो वहाँ से बाहर आ चुका है। कॉलेज की तरफ से उसे फ़ोन किया गया, जो कि दरअसल ISI का एजेंट है। वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपके 5,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट थे, जो आपकी रिटर्न मनी थी, वो हम आपको वापस करना चाहते हैं। तो हम आपको कैसे वापस करें? और आपके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें हम वापस करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स की जानकारी, और ये सारे शायद जो सेना के अधिकारी हैं या उनके रिश्तेदार हैं, ये उन्हीं की फैमिलीज हैं जिनकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बड़ा हैरान करने वाला है फिर अमित जी। मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अनजान नंबरों के फोटो आप डाउनलोड मत कीजिए। अब अगर आपको कॉल करके इतना जेन्युइन तरीके से भी, क्योंकि दे आर नॉट आस्किंग फॉर OTP या वो नहीं आपके बैंक की जानकारी कुछ मांग रहे हैं, तो मतलब ये तो अब अलग ही शुरू हो गया है खेल। पाकिस्तान इस हद तक भी जा सकता है। अभी जितने भी, जब इंडिया ने जो सिम कार्ड्स के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस टाइट की साइबर क्राइम की वजह से, तो जितने कॉल अभी आते थे हमें सारे पाकिस्तान से आते थे, जो +92 नंबर से आते थे। तो जितने ये केसेस हुए सेक्सटॉर्शन वाले या डिजिटल अरेस्ट वाले, कई बार +92 नंबर ही इस्तेमाल हो रहा था। तो ये तो और अवेल करा देते हैं कि भाई यूज़ करो। हो सकता है कि ये पैसा भी ऐसा इसको जा रहा हो जो ये लूटते हो, क्योंकि यदि वो कोई फैसिलिटेट करा रहा है तो वो पैसा भी ले रहा होगा, ऐसे फ्री में थोड़ा फैसिलिटेट करा रहा है। तो ये जितने सिम कार्ड है, और ये लाखों की संख्या में आते थे, ये ऐसे नहीं 1-1 लाख सिम कार्ड एक हफ्ते में सप्लाई हो रहे हैं कि ताकि क्रिमिनल्स इसको इस्तेमाल करके लोगों को लूट सकें। लोग नॉर्मली जब +92 या +91 में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हाँ। मतलब उनको इग्नोर कर देते हैं कई बार। वो उनको लगता है कि इंडियन नंबर ही होगा। वो कई बार कोड लिख के नहीं आता, डायरेक्ट बिना कोड की भेजा जाता, तो उनको लगता है नंबर ही होगा, और वो फंस जाते हैं। तो मुझे कई बार कॉल आए लोगों के, साहब मुझे ना मुंबई कमिश्नर का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, और वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब धमकी वाला मामला। मैंने कहा पहले तो आपको मुंबई कमिश्नर सीधे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ। क्योंकि उसने क्या किया, उसने फ़ोटो मुंबई कमिश्नर की लगा रखी है। हाँ। मतलब जो क्रिमिनल है इतना बेवकूफ़ है कि भाई किसी और पुलिस वाले का लगाता तो फिर भी मुंबई कमिश्नर का फ़ोटो तो सीधे गूगल पर सर्च होता है, तो वो पहचानते भी हैं लोग। फिर बोले नहीं पर वो नंबर +92 है। तो मैंने कहा अब तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि फ्रॉड है। पर जब किसी पुलिस वाले की फ़ोटो से किसी को कॉल आता है तो जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो डिस्ट्रस्ट नहीं होता, वो डर होता है। इमीडिएट रिएक्शन कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं सीधे पुलिस वाले को भड़का दे के कैसे कॉल कर लिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसी चीज़ का फ़ायदा क्रिमिनल उठाता है, क्योंकि फ़ोटो ड्रेस में होगी,
आमतौर पे तो पुलिस वाले खुद अपनी प्रोफाइल पिक्चर ड्रेस में नहीं डालते, हाँ मतलब वाई टू शो ऑफ। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल उनकी वाली पिक्चर उठाएगा जो न्यूज़ में है और उसको प्रोफाइल पिक्चर बना के कॉल करेगा और लोग मान लेते हैं। तो मतलब अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ये जो साइबर क्राइम होता है ये हमारे पैसे को हथियाने के लिए होता है, पर अभी ऐसा नहीं है। आपसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं से भी फ़ोन आ सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पैसे के लिए गैदर की जा रही है। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ही पैसा है। यदि आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके बेच सकते हो कहीं तो क्यों नहीं लेगा इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन हाँ। कोई पे कर रहा है ना उस इन्फॉर्मेशन के लिए, हाँ तो उसको अपॉइंट कर रखा है कि ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे, इसका मैं पे करता हूँ। सो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ मनी। इसलिए लोग, और एक बार मैंने और भी बोला था कि जब साइबर क्रिमिनल आपको अटैक करता है ना तो पहला अटैम्प्ट नहीं होता उसका, पहला अटैम्प्ट में तो इन्फॉर्मेशन ही निकालता है वो, हाँ दूसरे अटैम्प्ट में इन्फॉर्मेशन ही निकालता है वो, तीसरे अटैम्प्ट में वो फिर पैसा निकाल लेता है। क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि अब उसको एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होती है। उसके बाद बैंक अकाउंट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, आपके डर के कारण होते हैं कि आप कहाँ डरा दिए जाओगे, सारा कुछ होता है आपके बारे में। बस एक चीज़ चाहिए उसको, OTP उस समय, उसके लिए वो फाइनल अटैम्प्ट मारता है और उस समय वो किसी वजह से OTP भी निकलता है और आपका पैसा भी चला जाता है। लास्ट पॉडकास्ट में मुझे ये पता चला था कि कॉल मर्ज अगर हम करते हैं किसी अननोन नंबर से तो वो OTP देने का एक जरिया बन सकता है। बिल्कुल। कुछ और नया भी मार्केट में आया है जो हमें ना पता हो और आप बताएं। अभी एक तरीका हुआ जिसमें एक कंपनी के अकाउंटेंट को, तो उनका जो बॉस था वो ट्रैवल बहुत करते थे, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि उनका एक मैसेज आ गया कि ये मेरा नया नंबर है, इसको सेव कर लो, जस्ट सेव इट, दिस इज़ माय न्यू नंबर। तो आप क्या करते हो, उसको सेव कर लेते हो उसके नाम से। उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो कहीं जर्मनी में थे, मैसेज आता है उसी नंबर पर कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो उसने कहा इतने हैं। तो बोले मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, ज़रा ये अकाउंट में ये पैसे इतने ट्रांसफ़र कर दो, क्लाइंट को देने हैं। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ प्रोसेस इतना इंटैक्ट था कि पैसे सीधे सीधे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि वो करोड़ों की बात थी। उनको चेक साइन कराने पड़ते थे उसके फादर से, तो जो ओनर है उसके फादर से चेक साइन होते थे। तो वो अकाउंटेंट उनके फादर के पास गई कि वो बोला है सर ने कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो पहले आपने चेक देने होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ कहाँ बोला है। तो उसने मैसेज दिखा दिया कि देखो, तो वो नंबर उन्हीं के नाम से सेव था। अच्छा। और वो चेक साइन करके दे दिया और पैसे निकल गए। अब आप गौर से देखिए, किसी के संग भी ऐसा हो सकता है। आपको मैं एक मैसेज भेजूँ, क्रिमिनल आपके दोस्त को इम्पर्सोनेट करते हो कि मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना, तो आप तो सेव कर ही लोगे। हाँ। आप तो ना उस समय चेक करते हो कि तेरा ही नंबर है क्या, और आपने एक बार सेव कर लिया तो आपके दिमाग से निकल जाता है कि ये तो फ्रॉडस्टर्स का भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि आप तो सेव कर चुके हो। अब सेव्ड नंबर में ट्रस्ट कैसे नहीं करोगे आप? हाँ। तो पहला ट्रिक क्या किया उसने, सेव करा दिया। जैसे ही आपका सेव हो गया तो आपके जो ट्रस्ट लेवल है उस मैसेज पे बढ़ जाएगा। अब वो अननोन नंबर नहीं रहा, अब वो सेव नंबर है। हाँ। उसी के नाम से आप ही ने सेव किया। अब जब मैं 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब आप बिल्कुल भूल चुके हो कि ऐसा कुछ आपने किया हुआ, तब मैं अटेम्प्ट करूँगा, तब मैं उस नंबर से कुछ भेजूंगा और आप उसको भरोसा कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो तो सेव्ड है। अब देख रहे हो, ऐसे भी OTP निकल सकता है। अब यहाँ पर वो कुछ मांग लेगा तो आप दे दोगे ना, ये पैसे हाँ। निकल सकते हैं। हाँ। तो और मैं तरीके ज़रा क्विकली बता दूं 5-6, शायद मुझे याद नहीं कि मैंने सारी डिटेलें बताए थे। कॉल मर्जिंग वाज वन, देन कॉल फॉरवर्डिंग वाज अनदर, जिसमें कोई नंबर डायल करा के आपके कॉल्स फॉरवर्ड किए जा सकते हैं एंड देन उससे OTP सारे चले जाएंगे और वो किसी भी बहाने से वो नंबर आपके फ़ोन में डायल करवा देगा। तीसरा होता है वॉइस मेलिंग। आपकी जो वॉइस मेल होती है ना, जिसमें आप बिजी हो तो उसमें कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, तो कोई वॉइस मेल आपका इनेबल कराकर OTP मंगाएगा जो आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर वो सुन सकता है बिकॉज उसने ही इनेबल करा रखा है। तो वॉइस मेल के थ्रू भी OTP निकल सकते हैं। फिर चौथा होता है eSIM, जो मैंने आपको बताया कि आपको कॉल करके भ्रमित करके कि आपका तो KYC वेरिफिकेशन होना है, वो आपका eSIM हथिया लेता है और एक बार eSIM उसके पास गया तो सारे OTP उसको जाएंगे। हाँ। फिर इसके बाद होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के थ्रू, जिसमें टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क हैं, जूम कॉल के थ्रू भी निकल जाता है OTP। सपोर्ट के नाम पर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये पहले आपको एक इशू क्रिएट करूँगा मैं आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में इशू होगा तो फिर आपको एक कॉल आएगा कि ये कुछ इशू आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, तो इनको भी आ रहा है, वो तो फिक्स करना है। वो तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उसको ज़रा क्लिक कीजिए और
स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो आप कॉन्टेक्स्चुअली इतना ज़्यादा हो रही होती है चीज़ें कि आप इग्नोर कर जाते हो कि यार ये तो फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं, हाँ, और आप स्क्रीन शेयर कर देते हो। जैसे स्क्रीन शेयर करते हो आपका OTP जो आता है वो देख लेता है। बाकी कहानी तो सिर्फ इसीलिए थी कि वो एक बार आप स्क्रीन तो शेयर करो। फिर मैंने आपको बोला था कि एक बार वो घटना सुनाई थी मैंने, जिसमें वो स्क्रीनशॉट जो हम लेते हैं उसके थ्रू OTP निकल जाना। नहीं बताया। तो ऐसे कई सारे अनयूजुअल स्क्रीनशॉट से कैसे निकल सकता है? अब यदि मैं किसी को ऐसे बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट से निकल सकता है, तो आप सोचोगे कि यार जब तक मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कहानी सुनना ज़रूरी है। हाँ, तो कहानी ये है कि मेरा एक दोस्त लखनऊ एयरपोर्ट पे था, अपनी मदर को वो कुछ तीर्थाटन करा रहे थे, और उनकी अगली फ़्लाइट दिल्ली से थी, और अगली फ़्लाइट जब वो दिल्ली लैंड करते उसके बाद 7-8 घंटे का गैप था। तो उनको लगा कि माँ थक चुकी है तो क्यों ना एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल ले लेते हैं, 3-4 घंटे वहाँ रेस्ट कर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो वो उन्होंने वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से सर्च किया कि दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जो भी होटल है, कोई सस्ता होटल मिल जाए। तो उसमें एक लेमन ट्री का नंबर आ गया, तो उन्हें कॉल किया। तो उसने कहा कि साहब ठीक है, बुक हो जाएगा। बोले यार मुझे 4 घंटे के लिए रहना है, कुछ सस्ता कर दो उसको। तो बोला ठीक है सर, आपके लिए स्पेशल 1800 रुपये में 4 घंटे के लिए दे देंगे। तो उसको लगा ठीक है यार, 1800 रुपये में 4 घंटे के लिए बहुत बढ़िया डील है। उसने कहा कर दो बुक। उसने कहा ठीक है सर, आप डेबिट कार्ड डिटेल दे दीजिए। बोले डेबिट कार्ड डिटेल कैसे दे दूँ, मैं तो ऐसे कैसे दे दूँ आपको? अरे बोले आप OTP थोड़ा ना मांग रहा हूँ मैं, कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ, दे दो। बोले हाँ OTP तो मांग नहीं रहा, तो दे दिए। बोले वो OTP आया होगा 1800 रुपये का, दीजिए। तो उन्होंने देखा 1800 का OTP आया था, दे दिया। हाँ सर हो गया पेमेंट। तो बोले अब बुकिंग नंबर दे दीजिए। बोले सर पर पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आया अभी तक। तो बोले यार पर यहाँ तो निकल गया। बोले नहीं सर यहाँ नहीं आया। बोले पर मुझे तो अलर्ट आ गया। पर बोले मुझे तो नहीं आया। बोले नहीं अलर्ट है मेरे पास। अच्छा यहाँ इसकी बोर्डिंग अनाउंस हो रही है तो ये भी थोड़ा प्रेशर में। कह यार जल्दी दे तो मैं क्लियर हूँ मेरी पिक्चर। बोले नहीं एक काम कीजिए सर, आप मुझे आपके पास अलर्ट आया, स्क्रीन शेयर शॉट दे के मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ और दे देता हूँ। बोला हाँ यार। तो उसने स्क्रीन शॉट लिया उसका और भेज दिया। इस प्रोसेस में उसने विक्टिम के दिमाग में सिर्फ ये डाला कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ। आपने दिया, अब उसने देखा, उसने कहा सर यू आर राइट, पैसे तो निकले आपके अकाउंट से, स्क्रीनशॉट तो यही कह रहा है सर, एब्सोल्युटली राइट। तो फिर मेरे अकाउंट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप एक काम कीजिए सर, हम 1 रुपये और ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार क्या होता है वो SMS अटक जाता है, तो आप जब 1 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पुश क्यूब में पुश होगा तो वो दूसरा वाला निकल जाएगा। अच्छा। तो कुछ भी एब्सर्ड लॉजिक देके। हाँ। अब बोले चूंकि मैं बोर्ड करने वाला हूँ और वो अनाउंसमेंट हो रही है तो मुझे लगा 1 रुपये की तो बात है, 1 रुपये कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बोले ठीक है भाई 1 रुपये और ट्रांसफ़र कर ले। तो उसने फिर डिटेल भरी। बोले सर वो 1 रुपये का OTP आया होगा, दे दीजिए। तो उसने देखा तो 18,000 का OTP था। बोले नहीं यार 18,000 का। बोले नहीं 1 रुपये का है। अरे नहीं 18,000 का क्या बात कर रहे सर, मैंने 1 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। अरे सर 18,000 का OTP। अरे स्क्रीनशॉट भेजिए ना, अभी देख लेता हूँ मैं। इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर इस बार तो उसमें OTP था। ओह शिट। लास्ट टाइम तो सिर्फ ट्रांजेक्शन अलर्ट था। हाँ। जैसे OTP गया उसने तड़ से डाला, निकल गया 18,000। बोले मुझे इमीडिएट जैसे मैंने शेयर किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ ये क्या किया मैंने, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यदि आपने OTP दिया उसके बाद आप क्या कर लोगे? हाँ। मैं चुपचाप बोले फ्लाइट में जाके बैठ गया, मैं तो निकल गया 18,000, क्या कर लेता। तो OTP ऐसे भी निकल जाता। बट लकीली 18,000 ही गए, क्योंकि क्रिमिनल को नहीं पता था ना कि बंदे के अकाउंट में करोड़ों है। हाँ मतलब ओके फाइन, मुझे फिर भी सुन के लग रहा है पर कि 18,000 हाँ, इससे learning गए और वो उतने में संभल भी गए। संभल भी। अभी अगर वो आगे भी ये काम करते रहते तो Correct, correct. मतलब 18 लाख भी हो सकते थे, बिल्कुल करोड़ भी हो सकते बिल्कुल थे। बिल्कुल हो सकते। माय गॉड। तो ये जब ऐसा कोई केस हो जाता है और कहानी आपके पास आती है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ हमें तो न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू पता चलती है, आपको जब ये कहानी पता चलती है तो आपको मालूम चलता है कि मार्केट में ये नया आया है? बिल्कुल, मैं पहले से कैसे कर सकता हूँ। हाँ। तो मुझे भी उतने तरीके पता हैं जो क्रिमिनल यूज़ कर चुके हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बता सकता जो क्रिमिनल्स ने यूज़ नहीं की अभी तक। हाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने जितना भी आज तक सीखा है वो क्रिमिनल से ही सीखा है। बिकॉज दे आर इनोवेटर्स। अभी हमने 12 तरीके पब्लिक में फैला दिए तो वो 13वां ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी सर्वाइवल उस पर है। और 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जब भी हम फिर बैठेंगे तो पता पड़ा मैं आपको 2 तरीके और बता रहा हूँ।
तो ये तो कंटिन्यूस होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको तरीके बता के उन तरीकों से बचाना नहीं है, मेरा पर्पज़ आपको तरीके बता के एक सिक्स्थ सेंस डेवलप करा देना है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, फिर नहीं होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कॉन्शियसनेस आ जाए। क्योंकि तरीके तो मैं कितने भी बता दूं आपको, वो तो कल के दिन फिर नए आ जाएंगे। मैं ओवर कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं इस तरह की खबरें पढ़ के, आपके साथ पॉडकास्ट करके, ये न्यूज़ देख के मैं इतना ओवर कॉन्शियस हो गई हूँ कि मुझे कोई एक्चुअली मतलब जेन्युइनली भी कोई मैसेज करता है तो मैं उस पर डाउट करती डाउट हूँ। करने लगता हूँ। मैं सच में भी पेमेंट मुझे करनी होती है या ऐसा तो कुछ हो रहा होता है। मुझे, मेरा एक एक्स कोलीग है, उसकी शादी थी, प्रभात नाम है उसका, उसने अपनी शादी का कार्ड भेजा, मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैंने बिना देखे उसको लिख दिया कि बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी विशेष, और ऐसे ऐसे करके मैं लिख करके बैठ गई। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी पता है ये इसके नंबर से और इसकी शादी का कार्ड आया है, तो मुझे नहीं करना डाउनलोड। फिर मैंने देखा एक ग्रुप में जब लोगों ने उसको बेस्ट विशेज और ये वो, तो मैंने कहा ओ शिट, इसकी शादी हो गई। थोड़ा आपने हैप्पी बर्थडे लिख दिया उसको। हाँ, मैं इतना ज्यादा हो गया है। किस चीज का इनवाइट था भाई ये? तो मुझे लगता है ये इतना डरने की जरूरत, देखिए हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधे कार्ड से नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो इतना, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उससे होता है। तो लोग जितना पैनिक बना देते ना वीडियो की, नहीं साहब सीधा लिंक क्लिक किया और हो गया। लिंक क्लिक करके पिन भी मांगा होगा, यूपीआई पिन जरूर मांगा होगा, पर वो यूपीआई पिन की बात छुपा जाते हैं। पर यदि आप कोई लिंक क्लिक करें और उससे यूपीआई पिन मांगने लगे तो आपको तो डर वो लगना चाहिए ना कि यार ये क्या है, वाई। और कई बार लोग इग्नोर करके डाल देते हैं, पता नहीं ऐसा करते हैं, और जानते बूझते भी डालते हैं कई बार। हाँ। अब मैं एक घटना सुना रहा हूँ कि एक, डिड आई टेल यू दिस, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मैं इतना बोलता रहता हूँ ना, मैं आप बता देना मुझे। हाँ। कि एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 35,000 रुपये निकले OLX फ्रॉड में। वो सोफ़ा बेच रही थी, तो किसी आर्मी वाले का मैसेज आया कि मैं तो इस सिटी में नया नया आया हूँ और आपका सोफ़ा बड़ा अच्छा है और मुझे ख़रीदना है, तो मैं आपको एडवांस पे कर देता हूँ कुछ और सोफ़ा ले लेता हूँ। उन्होंने कहा आइए आप एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कल आके उठ पिक कर लूँगा, आप बस कुछ पेमेंट ले लीजिए, किसी और को मत दीजिएगा प्लीज़, और 10,000 रुपये मैं आपको अभी दे देता हूँ। 10,000 के लिए मैं आपको एक लिंक भेजूँगा। तो आप यूपीआई तो यूज़ करते ही होंगे, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप अच्छा पेटीएम तो करते होंगे, तो आप पेटीएम का लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। तो 10,000 का लिंक है, या आप 10,000 ले लीजिए, 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा। तो 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो 10,000 के लिए लिंक है, तो 10,000 का लिंक ये रहा, 10,000 रुपये आप ले लीजिए। आपने देखा 10,000 10,000 10,000 उसने 10 बार बोला। एक बार भी बोल सकता था, पर वो 10 बार इसलिए बोला क्योंकि आपके दिमाग की एक कमजोरी है। जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो उधर आपका फोकस हो जाता है और बाकी चीज़ें आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो लोग जब तब करते हैं ना, वो एक चीज़ रिपीट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उधर फोकस कर सकें और बाकी चीज़ों से डिटैच हो जाएं, और वो हो जाते हैं। ऐसे जादूगर भी करता है, वो रिपीट करता है ना कोई वर्ड, तो उधर आप एकदम से फोकस हो जाते हो और वो पैर से कुछ कर देता है, तो आपको पता नहीं होता कि क्या हो गया। हाँ। सेम चीज़ साइबर क्रिमिनल यूज़ करता। तो जब उसने 10,000 बोला, उसने क्लिक किया लिंक और उसके लड़की के 10,000 चले गए। उसने कॉल बैक किया, उसने कहा यार यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000। अब जो बंदा होगा क्रिमिनल बिल्कुल कूल और काम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग में एक और कमजोरी है कि यदि कोई शांत होकर झूठ भी बोल रहा है ना, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, और गुस्से में वो सच भी बोल रहा है तो हम उसको नहीं मानते। यही है हमारा दिमाग। तो वो बिल्कुल शांत रहेगा, क्या ओ व्हाट, पैसे निकल गए आपके, ओ आई एम सो सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, और कुछ तो गड़बड़ हो गई, और बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड आई एम सो सॉरी। एक काम करते हैं, आपको 20,000 रुपये का मैं लिंक देता हूँ, 10,000 जो मैंने आपसे ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने, सो 20,000 का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, 20,000 आप ले लीजिए प्लीज़, और 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा। तो 20,000 का लिंक ये रहा मैम, तो 20,000 तो आप ले ही लीजिए। तो आई एम सो सॉरी, 20,000 20,000 20,000 20,000 का क्लिक किया तो 20,000 निकल गया। फिर कॉल किया लड़की ने, अरे यार आई लॉस्ट 30,000, क्या कर रहे हो, यू आर सपोज टू गिव मी मनी एंड अभी मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं क्या। अब उसके पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, ओ मैम माई किड वॉज नॉट वेल एंड शी वॉज क्राइंग एंड आई गॉट डिस्टर्ब्ड अगेन एंड क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, आई थिंक बाई मिस्टेक। क्या हो रहा है मेरे से, मैं इतना कैसे पैनिक हो सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ, अब तो मैं कल कैसे चेहरा दिखाऊंगा आपको। मैं एक काम करता हूँ ना मैम, आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ, आपका 20,000 का सोफ़ा है, 30,000 मैंने आपसे ले लिए, तो 50,000 का पेमेंट करना है ना, मैं आपको 50,000 देता हूँ, मैं 50,000 आप ले लीजिए प्लीज़, और अब प्लीज़ अब सो सॉरी अब मैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैं आपको 50,000 अभी दे देता हूँ। ये रहा 50,000 का लिंक, और 50,000 क्लिक किया तो 50,000 चले गए।
लोगों को दिमाग में आता है जब ये लाख 1.5 लाख निकल जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, 20,000 के सोफे के लिए लाख 1.5 लाख निकल गए। हाँ। ऐसे होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने आरजे रौनक को अपने सामने बिठाया, रेड एफएम मेरा शो आता था, उसी समय एक घटना हो रही थी, तो मैंने उसको लिंक भेजा, उसका 200 रुपये मेरे पास आ गया और मैंने रिकॉर्ड करके बोला, मैंने देखो जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे, लिंक पैसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वीडियो हर जगह वायरल किया मैंने, पुश करते गए। अच्छा, इस घटना में आपने नोटिस किया कि गलती क्या की लड़की ने? अभी तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मुझे पैसे आप मुझे पैसे मुझे आपको देने हैं तो मैं क्यों क्यूआर कोड स्कैन करूंगी, मैं क्यों, मुझे तो सीधे पैसे मिल जाएंगे ना। इतनी सी बात लोग इग्नोर करते हैं। यदि इतनी सी बात याद रखें हाँ। तो 70% क्राइम उनके साथ नहीं होगा। नहीं, पर इसमें याद क्या रखना है? मैं बताता हूँ ना। हाँ। मैं बताता हूँ, आप एफआईआर उठा के देख लो। पैसे आ रहे थे जब लोग लुटे हैं ना। हाँ। उनके पास पैसा आ रहा था। मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका डिविडेंड 45 लाख पड़ा हुआ है, हाँ तो आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप क्लेम कर लीजिए, आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और 45 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अरे पैसा आ रहा था भाई, पैसा आने के लिए मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अरे वो आपके फादर ने कहा रेंट ट्रांसफ़र करना है, रेंट ट्रांसफ़र करना है, तो वो आपको कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप पैसा ले लीजिए प्लीज़। और लिंक, अरे पैसा आ रहा था भाई। हाँ। अरे वो आपकी लॉटरी लगी, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है और ऐसा तो आप ये कर लीजिए, पैसा आ रहा था भाई। आप देखोगे जितने 70% क्राइम ऐसे हैं जहाँ पैसा आ रहा था और लोग कुछ कर रहे थे, लोग कर रहे थे भाई। यदि इतनी सी बात समझ जाए कि लक्ष्मी तो अपने आप आती है। हाँ। खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने जब वीडियो बनाया आरजे रौनक के संग, मैंने हर जगह भेज दिया, आर्मी में और डिफेंस में, पुलिस को, जजेस को। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से एक दोस्त का फ़ोन आ गया, अमित जी 45,000 चले गए। मैंने कहा है कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार तुम्हें वीडियो बना के भेजा था, मैंने देखा, मैंने पूरा वीडियो देखा तुम्हारा, तुम्हें पैसे कैसे गए? अरे बोले तूने जो जो कहा था मैंने वही भी किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? हाँ। बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा फिर पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। ओह गॉड। मैंने कहा मैंने क्लियरली बोला था कि कुछ मत करना। हाँ। लेकिन आपका दिमाग ऐसे चलता है कि यदि आपने, जैसे मैं किसी को अवेयरनेस के लिए बोलूँ ना कि लिंक क्लिक मत कीजिए, लिंक क्लिक मत कीजिए, तो वहीं अटक जाएगा। उसे लगता है लिंक क्लिक नहीं करना, QR कोड तो कर सकते हैं। हाँ, बाकी सब कर सकते हैं। या OTP, तभी मैं OTP ऐसा नहीं बोलता कि OTP चुराने के तरीके अब तुम सेफ हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक और तरीका आने वाला है। हाँ। सो आई ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कमिट एनी सच थिंग कि बस यही है कि लिंक ही क्लिक नहीं करोगे तो सेफ हो। अरे QR कोड है, कल के दिन ऐप इंस्टॉल कराएगा, परसों कुछ और करेगा, कॉल मर्ज कराएगा। तो ये जो आपको जो कोर चीज़ याद रखनी है कि पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना। कोई कहे भाई पैसा भेज रहा हूँ, हाँ फ़ोन दूर रख दो, भेज दे भाई। हाँ। मैं आपके अकाउंट में 100,000 ट्रांसफर कर सकता हूँ UPI से, बिना आपसे पूछे। नंबर हाँ। पता है मुझे आपका। हाँ। इतनी सी बात भी यदि मैं पहुंचा दूं ना पूरे इंडिया में, तो 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, बता रहा हूँ। अच्छा। इतनी सी बात। लोगों को पैसा आ रहा है और लोग लूट रहे हैं कि सर वो आ रहा था। एक और जब क्रिप्टो वाला इन्वेस्टमेंट होता है ना, फ्रॉड, जिसमें लोग करोड़ों चले जाते हैं कि साहब 2 करोड़ 5 करोड़ 17 करोड़ तक गए एक बंदे के, कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बढ़ रहा है, दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है। हाँ। और खुश हो रहे हैं कि 17 करोड़ के 84 करोड़ हो गए। जिस दिन विड्रॉ करने जाएंगे वो पैसा विड्रॉ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो पैसा कहीं और ही ले जा चुका है। अब ये उससे बातचीत शुरू करते हैं कि सर वो तो बात कर रही है, बात कर रहा है, जो भी बंदा है। अच्छा बात कर रहा है? हाँ। कहाँ? टेलीग्राम पे कर रहा है सर वो। अच्छा। और वो कह रहा है कि तुम्हारा पैसा तो वापस आ ही जाएगा, टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, इसका टैक्स जमा कर दो तो पैसा दे देंगे। तो उसका टैक्स कह रहा है सर 20 लाख टैक्स और दे दो, तो दे देते हैं 20 लाख। अच्छा। आपका 17 करोड़ जा चुका है। हाँ। और अभी आप चेते नहीं हो। जिस बंदे के पास आपका 17 करोड़ है वो 20 लाख काट के नहीं दे सकता आपके, उसको 20 लाख अलग से चाहिए। और क्या। हाँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोग, और 20 लाख दे देते हैं कि सर वो इसलिए दे दिया कि वो आने थे। अरे मैंने कहा यार इतना सा लॉजिक दे देता कि भाई उसी में से काट लेना। हाँ। नहीं वो कुछ उसने लॉजिक दिया कि वो तो अलग होता है, अलग अकाउंट में जाएगा। एंड यू आर कन्विंस्ड। एंड आप देख लेना जितने क्रिप्टो वाले केसेस हो रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना, यही अंत में ये होता है कि आप इतना और दे दो तो आप क्या आ जाएंगे। और मुझे कन्विंस कर रहे होते हैं फ़ोन पे सबसे पहले। अब मैं सुन रहा होता हूँ,
कि सर वो कह रहे इतना दो तो आ ही जाएगा। हाँ तो मैंने कहा कर दे भाई। हाँ, हम क्या या करें? तो मेरे पे भरोसा कर ले या उस पर कर ले। मैंने कहा वो फ्रॉड है एंड इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 10 minutes टू कन्विंस हिम कि ये फ्रॉड है। मतलब इतना हद तक वो इल्यूजन में हो चुके होते हैं कि नहीं सर, क्योंकि वो उस दुनिया में जी चुके होते हैं। जिस बंदे के 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ दिख रहा होता है ना, वो 15 करोड़ का खर्चा कर चुका होता है दिमाग में। अब वो उसको सब कुछ डिलीट नहीं कर पाता वो दिमाग में कि मैं तो वहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहा था और ये अब, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिनाई कि नहीं यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था। इसलिए वो मुझे कन्विंस कर रहा होता है, नहीं नहीं सर आप देखो उसको बस पकड़ लो, वो बात कर रही है उसको बस पकड़ लो। अरे मैंने कहा कैसे पकड़ लूँ जो बंदा इंडिया में है ही नहीं, हाँ, जो बाहर बैठ के कर रहा है सारा। तो ये प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम इज नॉट इन योर फोन। लास्ट एपिसोड में आपने एक ऐप के बारे में बताया था जिसमें आपने ये कहा था कि आप अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल करके सारे अलाउ कर दीजिए कैमरा एंड ऑल एवरीथिंग, और आप अपने फ़ोन को लॉक करके अगर रख के जाएंगे हाँ। और आपके पीछे से कोई फ़ोन उठाएगा और कुछ भी करेगा, पासवर्ड डाले ना डाले कुछ भी करे, तो आप Selfie जो खींच भी के आ उसने, जाए। हाँ गया। अब इस पे इतने कमेंट आए हैं अमित जी, इतने कमेंट आए हैं, क्या क्या? आप पढ़ते पढ़ते सुबह से रात हो जाएगी और हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। उसमें मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, जो मुझे लगा था मैं आपसे पूछूंगी तो आप ही बेहतर बता पाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम खुद ही उसको सारा एक्सेस दे दें, फिर वो सारे दिन हमारी ही फोटो खींचता रहे, और हम, मेरी बीवी ने छुआ, किसी भी अनजान आदमी ने छुआ तो वो उसकी भी फोटो क्लिक करता रहे, उसका भी वो ऑडियो सुनता रहे, और हम खुद ही अपना सिक्योरिटी ब्रीच कराते रहे। ये देखो, लोगों का हाँ, कहना है। नहीं, हाँ। लोग उस चीज़ को ऐसे समझ ही नहीं पाए। हाँ। देखिए ये एप्लीकेशंस ऐसी नहीं होती कि आप 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो। ये एप्लीकेशन नीड बेसिस के लिए होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके संग कुछ अनयूजुअल हो रहा है और कोई है जो कर सकता है और आपको उसको पकड़ना है, देन यू इंस्टॉल फॉर दैट पीरियड। बंदा पकड़ा, अनइंस्टॉल, बात खत्म हो गई। यू नीड एन एविडेंस, राइट? ये उसके लिए, ये इन्वेस्टिगेटिव ऐप्स हैं। ये इन्हें रख के मजे ले रहे हैं, उसके लिए नहीं है ये ऐप। मैंने कहानी सुनाई थी आपको कि भाई क्यों मैंने ऐप इंस्टॉल कराई, क्योंकि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और उनके फ़ोन से ऐसे कई बार यूज़ किया मैंने। सो ये WTMP ऐप आई हैव यूज इन मल्टीपल केसेस टू गेट द एविडेंस, क्योंकि जब मैं पता ही नहीं कॉर्पोरेट के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, वो कह रहे नहीं साहब पता ही नहीं कौन गड़बड़ कर रहा है, तो करा दी। लैपटॉप में भी करते हैं हम लोग, लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन होती है कि जो भी करेगा एक्टिविटीज़ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये कौन सा एप्लीकेशन है? अब मैं लैपटॉप के नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि वो प्रोप्राइटरी होती हैं, वो इस तरह की ऐप लीगल ऐप नहीं मानी जाती। अच्छा। केस बाय केसेस उस पर इंस्टॉल होती हैं सर्वेलेंस के लिए कि भाई सस्पेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, पर है नहीं वैसे कोई। इन 150 लोगों में से, 20 लोगों में से, 10 लोगों में से, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे? और नुकसान करोड़ों का हो रहा है, तो आपको कहीं कुछ क्लियर एविडेंस चाहिए, और पैटर्न में पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि होता कोई आसपास का ही है। 80% जो मैंने क्राइम सॉल्व किया ना, 80% उसमें कोई आसपास का था, हम देख नहीं पाते, और जो होता वो उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उस पर तो शक कभी जाता नहीं। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। एक महिला आई कोविड के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाने कि मेरे को कॉल आते हैं और लोग मेरे से मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं, बलगर बातें करते हैं, तो मैं काट देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। थानेदार ने मुझे बोला कि सर देखो इसका नंबर कहीं पड़ा होगा इंटरनेट पर, किसी जगह डाल दिया होगा किसी ने। तो मैंने वो सिंड करा तो उसका कई जगह पोर्नोग्राफिक साइट पर नंबर डाल रखा था। तो मैंने कहा उससे को अपना नंबर बदल ले, दूसरा नंबर ले ले, अब कहाँ हटवाते फिरेंगे। तो लेडी बोलती सर 4 बार मैं पहले भी बदल चुकी हूँ, हर बार आने लगते हैं, परेशान हो गई हूँ मैं, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कोई पीछे पड़ा है इसके। तो हमने वो सेंड किया फिर कि ये कौन है, कितने पेजेस पर नंबर है, और पूरा निकाला हमने। सो मैं यही कर ही रहा था कि इतने में इस लेडी का मुझे फ़ोन आता है कि सर कुछ पता पड़ा क्या। तो मैंने कहा नहीं कर रहे हैं हम हमारी टीम। तो बोले एक और हेल्प चाहिए, बताइए। बोले मेरे पति घर से भाग गए। तो मैंने कहा क्यों? बोले वही कॉल वॉल आते थे तो वो उनको लगा कि शायद जेन्युइन कॉल है और मैं कुछ ऐसा इन्वॉल्व हूँ, मसाज पार्लर वगैरह के कॉल आ रहे थे और मेरे से नाराज़ होकर भाग गए। तो प्लीज़ आप उनको भी ढूंढ दीजिए, वो कहाँ है और मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने पति का नंबर तो मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने उसके बाद वो सारे जो
डिटेल निकले कहाँ कहाँ ये पेज फ़ोटो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर मुझे फ़िल्टर करना शुरू किया सबसे पहले कहाँ नंबर डाला गया इसका, फर्स्ट टाइम कहाँ था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो एक फेसबुक पेज पे था, और उस फेसबुक पेज पे इसकी जो पिक्चर्स थी उसमें कुछ नॉर्मल पिक्चर्स भी थी। तो जो नॉर्मल पिक्चर्स थी मैंने सोचा कि यार ये पिक्चर्स, अच्छा मैंने उससे पूछा कि तुम फेसबुक पर हो क्या, उसने नहीं मैं फेसबुक पे हूँ ही नहीं। तो मैंने कोई तो डाल रहा है तुम्हारी पिक्चर्स, और ये पिक्चर्स तुमने किसके संग शेयर की थी? तो उसने कहा पिक्चर तो मैंने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। तो मैंने कहा उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के सारे लोगों के नंबर दो। तो सब लोगों के नंबर निकाले मैंने, सबका चिट्ठा निकाला कि कौन क्या कैसे इससे लिंक्ड है, पूरा एनालिसिस किया, पर ज़ीरो डाउन ही नहीं हो रहा कि क्या हो। इतने में हमने क्या किया कि जो फेसबुक पेज क्रिएट हुआ था उस पर फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया और देखा कि जो OTP जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो वो लास्ट के 2 डिजिट दिखने लगती हैं। वो लास्ट की जो 2 डिजिट थी वो मैंने सारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैच की कि किसी का नंबर मैच कर जाए, तो किसी से मैच ही नहीं किया। तो फिर वो अब मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट किया कि पूरा नंबर मिलेगा तो वर्कआउट हो जाएगा। इतने में इसने अपने हस्बैंड का नंबर भेजा और उसकी लास्ट की 2 डिजिट वही थी। आप समझे इतना क्लोज होता है। तो बुलाया उसको, फिर तो हस्बैंड को ढूंढा तो पता पड़ा कि हस्बैंड इससे डिवोर्स चाह रहा था या दहेज मांग रहा था, सॉरी दहेज की डिमांड थी उसकी कुछ ऐसा था। और वो चूंकि पूरी नहीं हो रही थी तो उसको लग रहा था कि कुछ ऐसा कारण दे के डिवोर्स ले ले और दूसरी शादी कर। माय गॉड। वो कोविड के टाइम पे आई थी वो रिपोर्ट लिखाने, मतलब कोविड के बाद वाली बात है, मतलब ऑलमोस्ट डरे हुए तो हम तब भी थे, हो चुका था पर लॉकडाउन खुल गया था। एंड शी वाज, तो हम लोगों को लग रहा था कि यार कोई इतना परेशान कैसे कर सकता है किसी को कि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ गई। तो जब कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहा होता है ना तो वो आसपास वाला ही होता है। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, इसलिए ये WTMP काम आ जाता है। ये बहुत जगह ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर थे और उनके फ़ोन से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ बुक हो जाए, कुछ जैसे आपने अपना बताया कि टिकट बुक हो गई। हाँ। अब मान लो ये तो टिकट थी दिख गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हो कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑफिसर है। तो वो बोले यार मेरा फ़ोन हैक है, कोई रिमोटली कर रहा है। तो जब हमने एक्टिविटीज़ देखी तो हम समझ गए कि कर तो कोई जो नोन ही रहा है, वो कैसे कैसे बिना एविडेंस के बोलता है। तो मैंने आयोग को बोला कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दो, 4 दिन बाद बोलना फिर से चेकअप के लिए आ जाए। हाँ। 4 दिन बाद आए, बोले वो तो अभी भी जा रही है मेल। तो उसने वो लॉग देखा तो उसमें उसके बच्चे की सेल्फीज, बोले देखो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अब बिना एविडेंस के आप उनको बोलोगे कि आपका बेटा कर रहा है तो आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी पेरेंट को। बट इफ़ यू हैव एन एविडेंस दैट टू ऑफ एन सीनियर IAS ऑफिसर, तो फिर क्लियर हो जाती पिक्चर। तो मैं पर्पस वो था, पर्पस ये नहीं था भाई कि 24 घंटे रख लो WTMP, क्यों रखना है, क्यों अपनी सारी पिक्चर्स देनी है, वो तो रिस्क है ही। पर कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हो कि आपको अब क्रैक करना है केस, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव। तो ऐसी बहुत ऐप हैं, लेकिन अब सारी बताऊंगा तो आपको यार क्या ऐप है बताए जा रहे हो तो, क्योंकि वो अदरवाइज नुकसान करेंगे, क्योंकि ये ऐप भी डेटा ही चुरा रही हैं। लेकिन वो मैं डेटा जानबूझ के रिस्क पे दूंगा क्योंकि मैं क्रिमिनल तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए। तो अब ये पिक्चर क्लियर हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में आके हर बार ये कहा था कि अच्छा जी आप तो हमें खुद ही बता रहे हैं कि हम कैसे अपना डेटा दे दें सामने वाले को और वो हमारा फायदा उठाए। ये लोगों का भी मैं मतलब सर वो ये बताइए जो DG यात्रा है वो मेरा डेटा तो नहीं चुराता है। ओके, फ़ोन दिखाओ जरा अपना। फ़ोन में उसने 50-60 एप्लीकेशन डाल रखी होंगी जो बिल्कुल क्रिमिनल ऐप, मतलब ऐसी है जो चाइना ही डेटा भेज रही है। हाँ। और टेंशन उसको DG यात्रा से ऐसा भी आयरनी है। हाँ। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कहा इनको मैं एक्सप्लेन कर भी दूँ, DG यात्रा आपका पिक्चर नहीं स्टोर करता, DG यात्रा आपके फेशियल फीचर्स स्टोर करता है सिर्फ, और उसके बेस पर रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसको कहते हैं बायोमेट्रिक फीचर्स एंड दैट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। पर ये तो आपका सीधे सीधे पिक्चर बाहर ले जा रही है। फिल्टर डाल रखे हैं आपने, 50 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको इमेज ठीक करके देती हैं। हाँ। वो सब डेटा ही चुराने के लिए। पर उधर सवाल नहीं करते आप फेसबुक गूगल से सवाल नहीं करोगे, सवाल करोगे आप कोविन, आरोग्य सेतु, DG यात्रा। हाँ। क्योंकि सरकार है। सवाल यहाँ तो चलो आज ये सरकार है कल और होगी, डेटा तो आपका सेफ ही है। पर फेसबुक, गूगल या जो भी दूसरी ऐप्स हैं वो डेटा तो बाहर जा रहा है। वो तो 50 जगह जा सकता है, रिस्क वहाँ है। एक और जगह हम डेटा दे रहे हैं, बड़ी सफाई से दे रहे हैं, खुद को चालू मानते हुए दे रहे हैं, और 24 घंटे जहां हमारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है वो है ChatGPT।
हम खुद चैट जीपीटी को बताते हैं कि 12 बजे मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, उन्होंने मुझसे फलाने टॉपिक के ऊपर आइडिया मांगा है, मुझे 10 आइडिया निकाल के दो। या हम खुद उसे बताते हैं कि हम यहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हम कश्मीर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हमें गोवा जाना है, तो हमें नॉन क्राउडेड प्लेस के बारे में बताओ, हमें इतनी से इतनी तारीख के बीच में जाना है। बिल्कुल। ऐसे करके हम चैट जीपीटी को खुद बता रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे उठ के क्या कर रहे हैं, 12 बजे, 3 बजे, 8 बजे। ये सेफ है? बहुत ज़्यादा अनसेफ है। आपको पता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते थे तो दैट इटसेल्फ वाज अनसेफ। गूगल कीवर्ड्स भी जाते थे बाहर, उसके बेस पर आपको एडवर्टीजमेंट और सारी चीज़ें ऑफर होती थी। पर गूगल कीवर्ड्स से आपकी लिंकिंग नहीं हो पाती थी, कई बार कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग बड़ी मुश्किल होती थी। चैट जीपीटी आपके बारे में प्रोफाइलिंग करता रहता है हर समय, जो कुछ भी आप लिखोगे। आप देखना, आपने चैट जीपीटी से 4 दिन पहले कुछ पूछा होगा, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज पूछना, वो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताएगा आपको। सो वो आपका दिमाग के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है। अब इससे खतरा यह है कि आपकी हर चीज़ उसको पहले से पता पड़ना शुरू हो जाएगी। एंड इवेंचुअली एआई इतना पावरफुल है कि प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि अब आप जाके ये करने वाले हो। ये स्केरी हो जाएगा कि कल के दिन आपको अचानक से सजेस्ट करे कि ये वाली मेडिसिन खा लीजिए, अभी आपको ये होने वाला है, तो आप घबरा जाओगे कि यार इसको कैसे पता है। एंड या फीवर आने वाला है, या आपने ये किया था, अभी सुबह आइसक्रीम खाई थी, मतलब वट एवर, दैट इज समथिंग विच विल हैपन। और वो कई बार प्रोएक्टिव कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि जब आप किसी को इतना बता देते हो ना अपने बारे में, तो वो केयरिंग जो चीज़ होती है ना, वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच करने लगता है। एंड देन यू विल फील कि यार इतना कैसे जानता है, क्योंकि आप ही ने दिया। आपकी राइटिंग स्टाइल उसको पता है, आपके दिमाग में कौन से किस तरीके से आप कोई चीज़ पूछते हो वो उसको पता है। देखिए वही चीज़, मुझे स्पेन जाना है, आपको स्पेन जाना है, द वे आई आस्क और द वे यू विल आस्क विल बी डिफरेंट। दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट यू, कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं, आपके बायसेस कैसे काम कर सकते हैं, ये हर चीज़ उसको पता है। और वो याद रखे हुए है। प्रॉब्लम ये है कि वो याद रखे हुए है। गूगल में तो कल के दिन आप क्लीन हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री करोगे तो निकल जाएगा, वो नहीं हो रहा है उस पर। सो और वो इतनी तेज़ी से बिल्ड हो जाएगा, 1 साल के अंदर आप देखना वो कितना परफेक्ट हो जाएगा। क्या आप कहोगे कि मेरे हिसाब से लिखना, तो आपके हिसाब से लेटर लिखेगा आपकी लैंग्वेज में। हाँ। और ये गिबली वाली जो सबने फोटो बनाई थी, मैंने भी बनाई थी ऑनेस्टली। मैं तो ये सोच के बनाती हूँ कि मेरी तो वैसे ही पब्लिक प्रोफाइल है, मेरी तो फोटो जिसको देखनी है वो वैसे ही, जिसको मिस यूज करना है वो कर ही रहा होगा, तो चैट जीपीटी भी कर ले, तो क्या दिक्कत है। तो हर आदमी को ऐसा ही बनना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप ये यूज़ ना करें। आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि आई नेवर यूज वर्ड डोंट। मैं सिर्फ बताता हूँ कि यार इसका इम्पैक्ट है क्या। इफ़ आपको पता है तो आपको पता है कैसे आपने बचना है। हम सब इंटेलिजेंट हैं। प्रॉब्लम गिबली यूज़ या नहीं करने, जो नहीं करेगा वो बच जाएगा ऐसा नहीं है, फंसेगा वो भी। भाई आपकी फ़ोटो मेरी फ़ोटो में थी, अब तो चली गई ना। सपोज वी टुक अ पिक्चर ड्यूरिंग पॉडकास्ट, तो भी निकल गई। ग्रुप फोटोज़ होती हैं, तो कहाँ बच जाओगे आप। हम सब सोसाइटी है, एक साथ ही रह रहे हैं। मैं अपने फ़ोन को कहते फीचर फ़ोन बना लूँ और बाकी सारे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैं सेफ़ हूँ? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अकेले सुरक्षित रह ही नहीं सकते। यदि सुरक्षित होंगे तो सब, और मरेंगे तो सब। यदि टेररिस्ट अटैक होगा तो सब मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता मैं बच जाऊँगा। ये जो सोच है यही गड़बड़ है, क्योंकि सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। द मोमेंट यू थिंक कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है तो मैं सिक्योर हूँ, वहीं से आप इनसिक्योर हो गए, वहीं आप गलत हो गए। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप सिंपल करके लोग समझ जाएंगे कि मैं इतनी फिलॉसफी क्यों दे रहा हूँ। मैं एक यूएस के बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था, तो उसके सीईओ ने मेरे से कहा कि साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा, 75 साल पुराना बैंक है, कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा सर आप मुझे 2 दिन दो, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, यू आर द बेस्ट। तो उसको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसने कहा ठीक है कर ले। सो नेक्स्ट 2 days आई वॉज इन होटल एंड आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कोई एसेट स्कैन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया क्या कि इस बैंक ने रिसेंटली कोई सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर एंगेज किया है। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि द बैंक हैज़ एंगेज्ड अ लॉ फर्म फॉर द लीगल सर्विसेज रिसेंटली। तो मेरा फोकस वो लॉ फर्म बन गई। मैंने लॉ फर्म का ईमेल सर्वर स्कैन किया तो पता पड़ा कि वो डीमार कंप्लाइंट नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी ईमेल मैं स्पूफ कर सकता हूँ। तो मैंने स्पूफ करके एक बैंक को ईमेल भेज दी, सीएफओ को, बिल्कुल लॉ फर्म की ईमेल आईडी से, बैंक के सीएफओ को, कि रिगार्डिंग दिस केस आई नीड दी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। उसने शेयर कर दिए। मैंने अगले दिन दिखा दिया, मैंने कहा ये आपकी सिक्योरिटी है। अब बैंक तो सिक्योर था,
हाँ बैंक के तो फायरवॉल, राउटर्स, गेटवेज, आईपीएस, आईडीएस, एसओसी सब थे, पर वेंडर के नहीं है ना। आप दिन भर में ऐसे कितने लोगों से बात कर रहे हो, एसी वाला आया साहब, उसने कुछ बिल भेज दिया, आपने खोल लिया, हाँ अब उसमें मेलवेयर हो तो आपको क्या पता, आप उसको भी नहीं पता, उसको भी टूल की तरह यूज़ किया गया है, हो सकता आपकी सपोर्ट सिस्टम है, आपका कुछ भी ऐसा है, ड्राइवर है, ये है, आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं उनको हैक करके आपको हैक करूँगा, मैं आपको सीधे टारगेट करूँगा ही नहीं। तो यदि हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मेरा फ़ोन बहुत महंगा फ़ोन है तो मैं सिक्योर हूँ, तो ये तो मिथ है ना। आप समझ रहे हो मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ। एंड सेम हैपेंस विद टेररिस्ट अटैक ऑल्सो। जिन लोगों को लग रहा है कि हम तो सेफ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक जान गई है तो अगला नंबर आपका ही है। यदि हम सब कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है इंसानियत को लेकर, तो इसलिए सेम अप्लाइज इन साइबर सिक्योरिटी। एक शब्द अभी आपने कहा कि मेरा फोन महंगा है तो वो सेफ है। अब महंगा तो आईफोन ही होता है सबसे ज्यादा, और क्या होता है? आईफोन से महंगा कोई एंड्रॉइड फोन नहीं है अभी तक। नहीं एंड्रॉइड फोन है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आईफोन का सॉफ्टवेयर अलग है ना, उनका सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, बाकी चीज़ों के मामले में। अच्छा, ये अभी की बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इसी पॉडकास्ट में आपने कहा कि आईफोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो जाएगी, ये आप ही ने कहा। Correct. कि चलो एंड्रॉइड में तो हो जाएगी, आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकता है। तो जब आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकता है, आईफोन का सिस्टम सबसे अलग है, आई क्लाउड सबसे अलग है, iOS अलग है, तो मतलब कैसे होता है? हमें तो बेचा ही जाता है यही बोल के। दो तीन चीज़ें हैं कि आप, एक तो ब्राउज़र वल्नरेबल होता है, सफारी, तो नॉर्मली लोग आईफोन का ब्राउज़र टारगेट करते हैं कि कुछ प्लगइन इंस्टॉल करवा दें। तो ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप एक्चुअली इंटरनेट में एंटर करते हो। बेसिकली यू सर्च एवरीथिंग, यू ओपन एवरीथिंग इन ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ आईफोन में भी आती हैं। आप यदि गूगल करेंगे तो पिछले हफ्ते, हर हफ्ते आती हैं वल्नरेबिलिटीज़। का मतलब है वो कमजोरियाँ जो अभी तक फिक्स नहीं हुई, 0 डेज़ वल्नरेबिलिटीज़। तो जैसे सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया का है या यूएस का है, वो एक्सपोज करते रहते हैं कि भाई अब ये आईफोन की वल्नरेबिलिटी आ गई, कि मैसेज से फ़ोन हैक हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, ये आती हैं। लेकिन वो वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट करने के लिए यू नीड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, जो एपीटी ग्रुप्स वगैरह कर रहे होते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था। तो ऐसे नहीं कि आईफोन हैक नहीं हो सकता, पर ऐसे जामताड़ा वाला पैसे नहीं निकाल सकता, मतलब कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के वेडिंग एपीके बेच के नहीं कर सकता। इतना इजी नहीं है जो एंड्रॉयड में है। जो एंड्रॉयड में मैंने आपको बोला कि वो कुछ चीज़ें तो वहाँ पे भी अलाउ करवाएगी, हाँ। लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर देते हो, तो फिर वहाँ तो रिलेटिवली ईजी हो जाता है। आईफोन को हैक करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आईफोन में भी हो सकती हैं। कॉल फॉरवर्डिंग तो वहाँ भी हो जाएगी, कॉल मर्जिंग तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी, जो आपकी वॉइस मेलिंग फ्रॉड तो वहाँ पर भी हो सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कई बार गड़बड़ से आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था, ये दोनों जगह एप्लीकेबल है। एक ऐसा जिसमें आप कहते हो हैकिंग, देखिए ये सारे अटेम्प्ट जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आप हैकिंग में ही क्लब कर देते हो, बट दे आर नॉट हैक्स, दे आर सिंपल मिसयूज ऑफ फीचर्स। मिसयूज ऑफ फीचर्स, हैकिंग जिसको मैं बोलूँगा कि मैं रिमोटली आपके फ़ोन को ऐसे बिना टच किए हैक कर लूँ और शायद आपको पता भी ना पड़े, मतलब आपकी कोई एक्शन के बिना कर दूँ, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आईफोन एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। बट अदरवाइज दोनों मुझे एक जैसे लगते हैं। मतलब मेरी गलती से जो पैसे मैं दे रही हूँ या अपनी जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो तो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, दोनों में सेम रहेगा। हाँ, कोई डेलिबरेटली फोन अगर हैक करना चाहे, जो मुझे लगता नहीं है किसी आम आदमी का ऐसे होता होगा। आम आदमी का नहीं होता है ऐसे, तो इसलिए आईफोन इज कंसीडर्ड टू बी सेफर रिलेटिवली। लेकिन गलतियां तो इंसान करता ना। देखिए जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, सबके पास आईफोन था। हाँ। भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 5 करोड़ से नीचे तो कोई गया नहीं। हाँ। तो आईफोन तो हो गई। हाँ। तो लुटे ना। तो प्रॉब्लम फोन की है ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। अच्छा, मैं हमेशा टेक ऑफ और लैंडिंग की चूँकि बात करती हूँ, तो अगर अब मैं लैंडिंग की ओर बढ़ते समय एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ पूछूं, बहुत सारे पासवर्ड हमारे पास होते हैं और हर किसी को उसको याद रखने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोग उसको डायरी पे लिख लेते हैं, कोई फ़ोन में नोटपैड में सेव करता है, अलग अलग तरह से हम व्हाट्सएप पे भी सेव करते हैं। इतने पासवर्ड आप कैसे सेव करते हैं? नहीं, ये मैं जेन्युइनली इसलिए मैंने बताया था, एक पैटर्न बनाता हूँ मैं। मेरे हर पासवर्ड का एक फॉर्मूला होता है। मैं मैथ बहुत पसंद करता हूँ,
तो किस महीने किस चीज़ का मेरा क्या पासवर्ड होगा उसका मेरा एक फॉर्मूला है। अच्छा, तो मुझे फॉर्मूला याद रहता है और बेस्ड ऑन दैट मैं पासवर्ड हर महीने बदल देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे पता है कि इस महीने क्या होगा। नहीं, पासवर्ड बदल देता हूँ कहाँ का, मतलब मैं तो सो आपसे नॉर्मली देखो पासवर्ड कहाँ यूज़ करते हो आप। बैंक का पासवर्ड जो होता है वो अलग होता है, वो सोशल मीडिया का पासवर्ड हो ही नहीं सकता। हाँ, ट्रू। नोबडी शुड डू दैट। यदि कर रहा है तो कि सोशल मीडिया के पासवर्ड तो हैक ईजिली होते रहते हैं, फिशिंग भी हो जाती है। तो बैंक का पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको मैं हर महीने चेंज करके एक पैटर्न के हिसाब से बदलता रहता हूँ। मतलब हमें, क्योंकि अमित जी कर रहे हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ इसलिए नहीं। पूछा आपसे। देखिए नॉर्मली गाइडलाइन भी आती है, बैंक की भी आती है कि 3 महीने के अंदर पासवर्ड बदल लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपकी गलती से ना निकले, किसी और की गलती से आपका पासवर्ड चला जाए, क्योंकि हमने बोला ही था कि 2 ही तरह के लोग हैं। हाँ, तो जो जिनको नहीं पता कि वो हैक हो गए हैं, क्योंकि उनके पासवर्ड भी बाहर पड़े हुए हैं और उनको पता ही नहीं है, तो इसलिए 3 महीने में बदल ही लें। क्योंकि आप कहाँ कहाँ देखते पड़ेंगे न्यूज़ में कि भाई फलानी चीज़ हैक हुई थी, उस वजह से पासवर्ड गया है और आपका भी चला गया है। और या फिर आप मूवी आर्मर के थ्रू चेक कर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन है कि कहाँ कहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है अभी। तो हर महीने एक बार या हर हफ्ते एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि अरे अभी कोई लेटेस्ट लीक हुआ था, उसमें मेरा डेटा निकल गया, तो आप उसको बदल लें, उधर का पासवर्ड बदल लें। यदि आपको पता है ना कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ हैं, आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ हैं। यदि आपको पता है कि आपकी लोकेशन सारी दुनिया को पता है तो आप सेफ हैं, क्योंकि अब वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको। अदरवाइज कहेगा कि शालिनी जी आप कल सेक्टर 8 नोएडा में थे और इस जगह थे, तो आपको लगा कि हाँ यार ये तो इस बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये चीज़ तो सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, फिर वो आगे जो बोलेगा वो आप उस पर भी ट्रस्ट कर लोगे, जो कि आपको फंसाने के लिए होगी। पर यदि आपको पता है कि ये तो सबको पता है, तो वो यार ये छोड़ो कि मैं कहाँ थी, आगे बताओ। या ऐसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर ले कि आप और ये ऑर्डर किया था आपने बिग बास्केट पे और ये मंगाया था, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने ही मंगाया था, इसके अलावा किसी को बताया भी नहीं मैंने। बट आपको पता नहीं कि बिग बास्केट डेटा लीक हो चुका है। सो इफ़ यू नो दैट इट इज़ आउट देन यू आर सेफ। अब मैं बहुत क्विक आपसे 2-3 सवाल पूछ रही हूँ, रैपिड फायर नहीं है, आप उसका 1-2 लाइन में आगे जवाब भी मुझे दें। गूगल में ये मेरे सारे जो सवाल हैं वो मुझे लगता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत काम के हैं, इसलिए ये 2-3 सवाल मैं पूछ रही हूँ। जीमेल में एक तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है और दूसरा अब एक नया आ गया पास की, हालांकि वो बहुत पुराना होगा बट लोग उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसे ऑन रखना चाहिए? सेफ्टी दोनों, आइडियली आई वुड सजेस्ट दोनों। अच्छा, देखिए हम 2 फैक्टर तो मिनिमम बोलते हैं, बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ओटीपी भी चुराने के तरीके हैं ना। तो आज 12 है, कल 13वां होगा, फिर आप कहोगे कि ओटीपी तो निकल गया सर, उसी पे था मेरा तो 2 फैक्टर। हाँ, तो आपका ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, पास की भी होना चाहिए, तो फिर सेफ रहेंगे आप। ओके, सब ऑन रखना चाहिए। हम जब बैंकिंग ऐप्स की बात करते हैं तो अलग अलग बैंक आप जब लॉगिन करते हैं तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट को, आपके फेस स्कैन को और पासवर्ड्स को, ये 2-3 ऑप्शन आपको देते हैं कि आप किस तरह से एंटर करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए बैंकिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली 2 ऑप्शन रहें तो ठीक रहता है, मतलब पिन के साथ साथ, जैसे कि व्हाट्सएप की में भी है ऑप्शन कि आप मैंने व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए कराया था कि कई बार फ़ोन ही गलत हाथ में चला गया और उसने व्हाट्सएप खोल करके देख लिया। आईफोन के अंदर ये ऑप्शन है कि आप फेशियल रिकग्निशन बेस्ड हर ऐप बना सकते हो, तो जब तक आपका फेस नहीं आएगा ना तो आप इंस्टॉल कर पाओगे, ना आपका कोई व्हाट्सएप एक्सेस कर पाएगा। सो आई कंसीडर दिस टू बी सेफर। आप फेस को रखेंगे तो सेफ रहेगा, और आप ये मत सोचिए कि आपका फेस जा रहा है, लीक हो रहा है, आपके फेशियल फीचर्स जाते हैं। सो द वे इट इज़ रिकग्नाइजिंग यू इज़ नॉट बिकॉज कि आपका पिक्चर कैप्चर करके सेव करके मैच करा के देख रहा है, वो फेशियल कुछ पैटर्न्स होते हैं तभी वो क्विक हो पाता है। तो फेशियल रिकग्निशन बेस्ड रखेंगे, सेफ है डेफिनेटली, क्योंकि उसको लीक करना मुश्किल है। दूसरा, उसके संग एक और फैक्टर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि एक बार क्या हुआ कि वो जो पहले जो फेशियल रिकग्निशन होता था ना, उसमें ऐसा हो जाता था कि आप सो रहे हो और किसी ने फ़ोन लगाया और वो अनलॉक हो गया। हाँ, अब तो वो मूवमेंट भी देखता है और आंखें भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें रियल देखता है, बैकग्राउंड भी देखता है, डेप्थ भी देखता है, पर पहले नहीं था।
पहले बेसिकली वो 3 ट्रायंगल दिखता था चेहरे के, एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, और मैच करा देता था। तो सोते समय भी मैच हो जाता था। अब नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती है। हो सकता है कल के दिन कुछ ऐसा आ जाए कि होलोग्राफिक बन गया आपका और क्रैक कर लिया, फेशियल रिकग्निशन भी हो ही सकता है। तो इसलिए मल्टी फैक्टर रखें, उसके संग एक और फैक्टर डेफिनेटली रखें। चलो ये कर लेगा तो ये भी कर लेगा क्या, पर ये भी कर लेगा क्या, तीनों थोड़ा कर लेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम रादर देन वन। पासवर्ड की अभी हमने बात की, बैंक के जो ऐप्स होते हैं या हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो तो फोर्सफुली हर तीसरे महीने पे आपसे पासवर्ड चेंज करवा ही लेते हैं। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो हम सालों तक सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी सोशल मीडिया पे हमें अपने पासवर्ड को कितने दिनों में या कितने महीनों में चेंज करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का पासवर्ड तो सोशल मीडिया ही आपसे चेंज कराता है, क्योंकि जब भी आपको पासवर्ड देना होता है उस समय आपको याद कहाँ होता है। आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, रिकवर करते हो, तभी आप फिर से लॉगिन कर पाते हो। 80% लोग पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि वो चेंज करते नहीं। अब उसको बाद में कभी डिवाइस बदलनी है या कोई लैपटॉप नया लिया है, लॉगिन करना है, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करके ही खेल होता है और कुछ होता नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पासवर्ड बदलें, मैं कहता हूँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, क्योंकि आप याद तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। फिर 2-4 बदलते रहें बार बार, कहाँ याद रखेंगे। मल्टी फैक्टर रखें, एक पासवर्ड है कोई दिक्कत नहीं, पर मल्टी फैक्टर है तो पासवर्ड लीक होने से भी कुछ नहीं होगा। पर वो पासवर्ड आपके बैंक का ना हो, बस ये ध्यान रखें, वो कोई दूसरा हो, और फिर भले उसको भूल जाए, वो रिकवर तो आप कर ही लेंगे। सो ऑलवेज डू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यू आर सेफ। आपके पासवर्ड बदलने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि वो तो लीक हो गई। आप यदि सोच रहे, और दूसरी चीज़, एक और मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जब लोग कहते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लो। क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स करने से? आपको क्या लगता है कि वो क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है बैठ के कि शालिनी जी का पासवर्ड ये होगा? अच्छा, शालिनी 1 2 3 हो सकता है। नहीं, इतनी तो सिंपल नहीं होगा। शालिनी @1 2 3 होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नोबडी गैस योर पासवर्ड यार, कर ही नहीं सकता। हमें क्या लगता है कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो सेफ है। अरे वो गैस नहीं कर रहा है, वो लीक हो रहा है, पासवर्ड आपका लीक हो रहा है, तो चाहे कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, क्या फर्क पड़ता है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होगा ना, तब भी लीक हो गई, पहुंचा है वहां। तो लीक ही होना है, तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के क्या कर लूंगा या कर लूंगी? आप समझ रहे हो? लॉजिकली सोचिए ना, उसने गैस थोड़ी ना किया मेरा पासवर्ड। हमें ये शायद फीड किया गया है, ये गलत फीड कर दिया लोगों ने कि वो गैस करता है। नहीं, हम जब पासवर्ड डालते हैं ना, कब हम नया पासवर्ड बनाते हैं तो वो गूगल या आपका बैंक की साइट ही बताती है, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऐसे वो बताते हैं। हाँ, नहीं तो वो उतना इसलिए बताते हैं क्योंकि एक डिक्शनरी अटैक होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड है उनकी डिक्शनरी मिल जाती है। अच्छा, तो यदि किसी का हैक करना है तो हम वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ABCD वाले हैं, जो सिंपल है। अब वो कोई ऐसे पासवर्ड नहीं रखता। अब जो भी रखता है, अब उसको और कितना कॉम्प्लेक्स कर लोगे आप, मतलब दैट विल नॉट हेल्प यू, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एनी ऑफ दिस डिक्शनरी वाला पासवर्ड कि आपने दिमाग नहीं लगाया और आपने कहा चलो। यदि आप कुछ भी अलग है, यदि आपका नाम भी है उसमें सिर्फ, तो भी मुश्किल है सामने वाले के लिए क्रैक करना, क्योंकि S कैपिटल है कि H कैपिटल है, मुझे क्या पता। सही बात है। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने इतना टाइम निकाला। मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि आज आपने जो सिखाया है वो मेरे व्यूअर्स सीखेंगे। एक और चीज़ वो आपसे जानना चाहते थे जो मुझे भी बाद में पता चली, मैंने जैसे ही आपका पॉडकास्ट डाला तो कमेंट आने शुरू हुए कि सर हम आपकी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि आई मीन ये मैसेजेस क्यों लोग कर रहे होंगे, पर फाइनली मुझे पता चला कि शायद आप ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आई एम क्रिएटिंग ए फौज ऑफ वॉलंटियर्स। मैं 10 लाख लोग खड़े करूंगा इंडिया में अगले 1 साल में, जिनको मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन। ओके। और ये लोग आगे जाके मुझे प्रॉमिस करेंगे कि स्कूल्स में बोलेंगे फ्री या सोसाइटीज़ में बोलेंगे फ्री, जो भी उनके आसपास की, और लोगों को अवेयर करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक इसको एज एक आंदोलन की तरह नहीं किया जाएगा, ये प्रॉब्लम रुकने वाली नहीं है। सो ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं लोगों वो जो मैंने एक लिंक डाल रखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जाएंगे तो एक वो गूगल डॉक का लिंक मिल जाएगा जिसमें फॉर्म है, उसको आप भर दीजिए, वो डेटा मेरे पास आ रहा है। जैसे मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं, अभी 50-60 हज़ार लोग हो चुके हैं, बट
आई थिंक वील स्टार्ट वेरी सून। तो ये 1-2 हफ्ते में शुरू करने वाला हूँ। आप जो लोग चाहते हैं आ जाएं, बट ये मुझे करना ही है और इस चीज़ को इतना बड़ा कर देना है कि जितने ट्रिक्स हैं, जितने हैक करने के जादू हैं, सब बच्चे को पता हो जाए, ताकि कोई उनको हैक एज एन हैकर यूज़ करने के लिए शर्मा जाए कि उसको तो पैसे ही पता है। हाँ, इतना एम्बैरस कर दो हैकर्स को कि वो ट्रिक यूज़ ही ना कर पाए। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक खतरनाक है, जब तक लोगों को पता नहीं। यदि मैंने आपको बता दिया कि कॉल मर्जिंग होती है, अब करके दिखाए, खेल खत्म। हाँ, सो मेरा पर्पज़ ये है। सो लेट्स मेक इट एंड आई थिंक वी कैन डू इट। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको। ये जो मुहिम आपने छेड़ी है ये बहुत जल्द रंग लाए और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे वॉलेंटियर तैयार हो। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। और व्यूअर को मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है तो फिर कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है ही। जैसे आज पॉडकास्ट में मैंने आपके जो पिछले कुछ सवाल थे उन्हें पूछा, शायद आगे भी मौका मिल जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कमेंटिंग। चाहे आपका कैसा भी कमेंट आए, ये एक इंकरेजमेंट होता है, हाँ, है ना। उसी वजह से हम अगला वीडियो बना पाए। थैंक यू सो मच।